Netanagari is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप नमस्ते, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स का ये जो खास वीकली एपिसोड होता है नेता नगरी में मैं और मेरे नौजवान साथी निखिल अलग अलग राजनीतिक मसलों पर बात करते हैं। इस हफ्ते हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की, खासतौर पर एलजेपी के चिराग पासवान के और उनके चाचा पशुपति पारस के फ्यूड के संदर्भ में और अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, सपा बसपा की रार, बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी बिहार की सियासत की, और उस सियासत में फिलहाल चाहे अनचाहे सुर्खियों के सरताज बने एलजेपी के तमाम नेताओं की। अब कौन सी वाली एलजेपी है, कौन सी वाली असली है, कौन सी वाली नकली है, कौन सी ज्यादा नकली है, कौन सी ज्यादा असली है, इस पर चुनाव आयोग विचार करेगा। फिलहाल तो हम रामविलास पासवान की पॉलिटिकल लेगेसी, उनके चुने हुए उत्तराधिकारी चिराग पासवान, उनके चाचा यानी रामविलास जी के भाई पशुपति पारस, सूरज भान, वीणा देवी, ये जो पूरी एक पॉलिटिक्स चल रही है, हम असली मैं असली, जिसको लेके सोशल मीडिया पे खूब मीम भी चल रहे हैं कि मार्क मैं हूं, तेजा इधर है, उस पर बात करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर जो पटना से ऑपरेट करते हैं, ऐसे संतोष सिंह जी, जिनसे आप पहले भी कई दफा मिल चुके हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए दिल्ली में बीजेपी कवर करने वाले हिमांशु, और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में अध्यापन कर रहे विकास पाठक। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं बातचीत। निखिल जी, दर्शकों ने ये शिकायत की है कि निखिल छोटा है, निखिल को आप लोग चुप रखते हैं, निखिल को मौका नहीं देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बातचीत को आप लीड करें। नहीं, ऐसा नहीं रहता है कि मौका नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं, मैं थोड़ा सा गलत टोन आ रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लीड द डिस्कशन। हाँ, और इसकी शुरुआत मतलब बिल्कुल वहीं से हो सकती है जहां हम ये समझने की कोशिश करें कि जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तब बहुत सारी थियरीज थी, और उन थियरीज में दोनों बातें थी। एक था कि ये चिराग का एस्पिरेशन है, फिर ये कहा गया कि नहीं, चिराग एक स्पॉन्सर्ड लीडर है और एक स्पॉन्सर्ड कैंपेन कर रहे हैं एट द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी। हम पहले उसी को वहीं से शुरू करते हुए मैं समझना चाहता हूँ कि क्या चिराग के साथ ये हो गया कि क्या वो ब्रीफ मिस कर गए क्या आपने, क्योंकि वो इतने गलत चले जाएंगे शायद उनको भी नहीं लगा होगा जो अब हो रहा है उसे देख करके लगता है। देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका बहुत आसान आंसर नहीं है, सब जानते हैं आप लोग। अब जैसे कि लोगों ने कहा कि ये बड़ी हनुमान कूद हो गई है, हनुमान कूद तो थी, वो मोदी जी का हनुमान अपने आप को करते थे, तो ये थोड़ा सा लंबा हनुमान कूद हो गया। और पशुपति पारस ने कल एक बात कही थी कि जब हम 2005 के फरवरी में लड़े थे तो हम दोनों पार्टियों से समान दूरी बना के रखे थे, इसीलिए हमको 29 सीट आई। तो उनका लॉजिक था, मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ। और इसमें उनका ये कहना था कि एक तरह से बीजेपी के डमी के रूप में गए और 90% ज्यादा लोग कन्विंस नहीं थे कि हमको एनडीए छोड़ना चाहिए था। वो भी जब कि आपका 6 आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट आप 2019 में जीतते हैं, तो उसके बाद छोड़ने की कोई वजह नहीं थी, एक्सेप्ट कि आपने वो ट्विटर पर अटैक करके नारा दिया असंभव नीतीश का। ये सब चिराग ने किया। तो उसके बाद भी चिराग को तो कुछ नहीं मिला, एक मिला, वो भी बाद में चला गया। लेकिन उन्होंने जो एक मकसद था नीतीश कुमार का, वो डिमिनिश नीतीश का, उसमें वो पार्सली सक्सेसफुल हो गए। 43 सीट्स और 71 से नीतीश कुमार आ जाते हैं, तो उनको वोट परसेंटेज मेंटेन हुआ और एक्सेप्ट किया जेडीयू ने कि चिराग ने डैमेज किया हम लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर ने डैमेज किया। क्योंकि देखिए, वोट स्प्लिंटर हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता है कि हाफ परसेंट, क्वार्टर परसेंट, कितने परसेंट में आपकी कन्वर्टिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। आप देखेंगे चिराग के बहुत जगह 20,000, 25,000, 30,000 वोट आया होगा, कन्वर्ट नहीं कर पाए, नहीं जीत पाए, लेकिन जेडीयू को डैमेज करने में वो सफल हो गए। लेकिन उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है, वो फिर लॉकडाउन हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं। और इस बीच में पारस तो शुरू से नाराज चल ही रहे थे, वो शुरू कभी भी
संतुष्ट नजर नहीं, खुश नजर नहीं आते थे। अब जो एलजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे वो पोजीशन हटा के चला दिया, वो रामविलास पासवान जो उनको फंड मैनेजर कहा करते थे। तो एक पोजीशन जो होता है ना कि फाइनेंशियल, जो उसका मैं ज्यादा इसमें एलाबोरेट नहीं करूंगा, जो उसका इम्प्लीकेशन है उस पोस्ट का वो, और दूसरी तरफ सेकंड जनरेशन में पावर शिफ्ट हो जाता है तो वो कंफर्टेबल उसी समय से नहीं है। जब नेशनल प्रेसिडेंट बनते हैं, चिराग ने लेटर में भी लिख के कहा कि आप 5 मिनट तक रहे, 5 मिनट के बाद चले गए, और ये इंतजार करते रहे कि हमको बीजेपी बुलाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए भी चीजें माकूल नहीं रही। बंगाल हार गए, नीतीश कुमार कमजोर होने के बजाय मजबूत होते चले गए उनके अगेंस्ट में, तो वो और चिराग वर्सेस नीतीश चल रहा है। तो बीजेपी को एक बैलेंसिंग एक्ट तो करना का बीजेपी चाह रही थी, वो कर नहीं पाई। और इस बीच में क्या हो गया कि वो ये जो डेवलपमेंट हो गया कि 5-6 में से 5 चले गए, चिराग अलग अलग पड़ गए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है बीजेपी की सिंपैथी कहीं ना कहीं है। बीजेपी का कहीं देखिए, कहीं कोई स्टेटमेंट आप नहीं देख रहे होंगे, कहीं स्टेटमेंट नहीं आएगा, अभी भी वेट एंड वॉच करेगी। और मैं अभी नहीं मानता हूँ कि इट इज टू अर्ली टू राइट ऑफ चिराग, ये बहुत जल्दी होगा। पॉलिटिक्स में कुछ भी फास्ट नहीं होता है। तो हाँ, अभी चिराग हैज लॉस्ट आउट, बट वेट टिल 2025। नीतीश कुमार हो सकता है अगले बार वो नेता नहीं रहे हैं, बीजेपी को प्रोजेक्ट रहेगी, सेकंड जनरेशन को पावर शिफ्ट जाएगा, तेजस्वी इमर्ज कर रहा है। तो वहां जो एक बीजेपी वर्सेस आरजेडी की अगर सीधी लड़ाई होती है, तो एक दलित पॉलिटिशियन का बिहार में स्पेस है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो वो स्पेस को फॉरसिबल फ्यूचर में मुझे लगता है कि चिराग अगर इफ इट टेक्स द डस्ट एंड ग्राइंड ऑफ बिहार, ही कैन फिल दैट स्लॉट। यहाँ पे मैं इंटरवीन करना चाहूंगा थोड़ा सा। मेरी पिछले दिनों इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर से बात हो रही थी, और बात यहीं पर आकर रुकी कि दलित नेता, दलित वोट, उन्होंने कहा, अरे साहब काहे के दलित, वो कैसे दलित हैं? दलित हम और आप हैं, सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं, अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़े हैं। चिराग पासवान तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। रामविलास जी दलित थे, रामविलास जी एक बिल्कुल पिछड़े गांव से आगे बढ़े, संघर्ष किया, अपनी राजनीति की। चिराग पासवान कैसे उस लेगेसी को क्लेम कर सकते हैं? चिराग पासवान क्या समझते हैं उनके संघर्ष के बारे में? चिराग पासवान की तो पूरी जिंदगी दिल्ली में बीती, बीच में हीरो बनने मुंबई गए थे। इस आशय का उन्होंने बयान दिया। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली में खेल हुआ क्या? क्योंकि ये कहा गया, और यहाँ पर मैं उस सिंधु घाटी की सभ्यता से चली आ रही रीति की आड़ लूंगा कि अति विश्वसनीय और अति वरिष्ठ सूत्रों ने ये कहा, जो चिराग पासवान के करीबी हैं, कि ये सारा खेल बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और उनकी शह पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल और लल्लन सिंह का है। आपके पास क्या जानकारी है? बीजेपी का इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग में कितना रोल था? मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री हूं। जो बात संतोष जी कह रहे थे, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। ये हो नहीं सकता कि बीजेपी के बिना शय और समर्थन के इतना बड़ा एलजेपी में बगावत हो जाए, ये नहीं हो सकता। ललन सिंह, भूपेंद्र यादव की भूमिका बात की है। ललन सिंह, संजय जायसवाल की भूमिका जो है वो बहुत लंबे समय से है। जेडीयू इस चीज पर बहुत समय से लगी हुई थी। मैं खुद 20 अक्टूबर को जब रामविलास पासवान के 13वीं का कार्यक्रम था उनके पार्टी दफ्तर में, मैं खुद बिहार चुनाव में था। अगले दिन मैं वहां गया, पशुपति पारस से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि आज मेरा दिल करता है कि मैं पार्टी छोड़ दूं, लेकिन मेरे भाई की जो चिता है वो अभी ठंडी नहीं पड़ी है। और जेडीयू को ये बात मालूम थी कि पार्टी के साथ साथ परिवार में बहुत फूट पड़ चुकी है। इसकी कहानी बहुत दिनों से लिखी जा रही थी। इसके कई कहूं कि कथा नायक हैं, तो उसमें कोई वो नहीं होगा। संजय झा भी होंगे उसमें ललन सिंह भी हैं, उसमें महेश्वर प्रसाद हजारी की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें संजय जायसवाल की बहुत बड़ी भूमिका, और यह सब मिलकर पर्दे से पीछे से रचना हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ, शनिवार से बीते शनिवार को महेश्वर हजारी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और पासवान परिवार के साथ उनके पारिवारिक रिश्तेदारी है। रामविलास पासवान उनके मामा के बेटे हैं। एलजेपी से वो 2005 में विधायक रहे और उनके रिश्ते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पशुपति पारस, प्रिंस राज और बाकी तमाम लोगों को मनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका महेश्वर हजारी की है, ललन सिंह की है। ललन सिंह और
सूरज भान एक ही जगह के हैं, ये बात संतोष जी कंफर्म कर देंगे, और दोनों में द्वंद्व भी है और घर की दूरी करीब 1 किलोमीटर की भी नहीं है। तो ये सारी चीजें बुन ली गई, ड्राफ्ट तैयार हो गया। ड्राफ्ट तैयार किया जो है वो ललन सिंह ने, यहां पर उसको पढ़ा और समझा गया बीजेपी के लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से। स्पीकर से मुलाकात का टाइम बीजेपी के तरफ से लिया गया, बिहार बीजेपी की तरफ से, और ये लोग 6 बजे यहाँ लैंड करते हैं, 8:30 बजे जाके स्पीकर से मुलाकात कर लेते हैं, पत्र दे देते हैं। बड़ी चीज ये है, सतीश जी कह रहे हैं ना कि बीजेपी को अभी दलित और वो सब, वो एक रास्ता निकाला है। चिराग को साइड कैसे किया जा सकता है, जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी तीनों एक साथ कैसे एक प्लेटफॉर्म पे रह सकती है, ये उसका रास्ता है। क्योंकि कैबिनेट के अंदर एलजेपी को आपको देना ही पड़ेगा, एनडीए का विरोध, अगर एनडीए में वो है तो लाना ही पड़ेगा। आपको दलित वोट लेना है, आपको पासवान वोट लेना है, क्योंकि चिराग के बारे में लोग जानते हैं कि वो कहां से कैसे कैसे बिहार पहुंचे। अब 24 घंटे के अंदर सौरभ जी, जो संसदीय दल का नेता चेंज करने के लिए पत्र दिया था, उस पर 24 घंटे में फैसला हो जाता है और नया संसदीय दल का नेता अपॉइंट कर दिए जाते हैं, पशुपति पारस। उसके अगले दिन चिराग पासवान की तरफ से पत्र दिया जाता है और यह हवाला दिया जाता है कि उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के 26 सेक्शन एक्ट के अंदर यह है कि पार्टी का प्रेसिडेंट तय करेगा कि संसदीय दल का नेता कौन होगा। उस लेटर को दिए 3 दिन हो गए, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। आज ओम बिरला जो स्पीकर है, उन्होंने 2 वर्ष पूरे होने के अपने कार्यकाल पे राहुल श्रीवास्तव जो हमारे सहयोगी हैं, उनको इंटरव्यू में कहा कि भाई मेरा काम है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के हिसाब से देखना, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंगली संसदीय दल का नेता कौन होगा ये चीफ विप देता है। चीफ विप ने मुझे लेटर दिया पार्टी के, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। आपके पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो आप देखिए। संसद के अंदर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि चिराग की उस मांग को तो रिजेक्ट मान लिया जाए, या उसको कह सकते हैं कि अब ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्या खत्म। आज वो नए अध्यक्ष बन गए हैं पशुपति पारस, और आज 4 बजे वो चुनाव आयोग जाके मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए, अध्यक्ष बने, सीधा आ रहे हैं दिल्ली, चुनाव आयोग जा रहे हैं। 5 बजे चिराग पासवान का खेमा भी जा रहा है। 71 लोग हैं उनकी कार्यकारिणी में, जिनमें से 7 की डेथ हो गई। 40 से ज्यादा लोग पशुपति के साथ हैं। उन्होंने अपने समर्थन पत्र दिए हैं पशुपति को। और ये सारी चीजें जो चिराग कह रहे हैं ना कि वो आजीवन अध्यक्ष रह सकते हैं, कोई हटा नहीं सकता। अब चिराग को एक बात समझनी होगी कि चुनाव आयोग में जो उनका पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो 2001 में अक्टूबर में दिया गया था जब पार्टी बनाई गई थी, उसके बाद जो पार्टी ने रेजोल्यूशन पास की है पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कोई बदलाव करके चुनाव आयोग को दिया या नहीं दिया। आपने कोई बदलाव कर लिया, अब उसको चुनाव आयोग को तो देना पड़ेगा। चुनाव आयोग वो चीजें मानता है जो पार्टी की तरफ से उनको दी गई है। और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार पार्टी बीजेपी के लीगल एडवाइजर्स की तरफ से सारी सलाह मशवरा करने के बाद ही अब चुनाव आयोग जाया जा रहा है। और ये वैसा ही केस होगा जैसे हमने पहले देखा है 2017 से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल और शिवपाल में तलवारें खिंच गई थी। अमर सिंह जो है पिटिशनर की भूमिका में आ गए थे, वो जाना चाहते थे, एंड में वापस लेना पड़ा, क्योंकि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रीजनल पार्टीज कभी काम ही नहीं करती। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पास किया तो उसको चुनाव आयोग को जाकर सबमिट करना चाहिए था, वो हुआ नहीं था। और इसलिए मुलायम सिंह भी जानते थे कि उनको चुनाव आयोग में मुक्की खाने पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया था। और यही केस यहां होने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चिराग पासवान अब एलजेपी के एक सांसद बन रहेंगे। इतना जरूर है, उनको पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, चाहे वो कुछ भी करे, पार्टी उनको पार्टी में रखेगी। दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है सौरभ, अभी तक 12 जनपद 1988 से ये बंगला जो है रामविलास पासवान के पास है। लगातार वो चुनाव भी हार गए 2000 में, फिर विधानसभा चुनाव राज्यसभा से चुनकर आए और ये बंगला रिटेन किया उन्होंने। उनकी मृत्यु के 7 महीने बाद भी ये बंगला अभी भी खाली नहीं कराया गया। मेरे सूत्र ये बताते हैं अगर पशुपति पारस इस कैबिनेट रिसफल में मंत्री बनेंगे तो ये बंगला पशुपति पारस को अलॉट कर दिया जाएगा। अब चिराग पासवान के एडवाइजर्स उन्हें क्या सलाह देते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा, चुनाव आयोग में अगर उनकी बात को नहीं सुना गया और जो मामला है उस पर जजमेंट जो है वो पशुपति पारस के हक में आए तो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी
क्योंकि चुनाव आयोग के दस्तावेज के अनुसार ही फैसला होगा, जो मुझे लगता है लीगल तौर पर देखें तो चिराग के लिए ये बहुत एम्बेरसमेंट चीज है, क्योंकि बीजेपी, एलजेपी के बागी नेताओं ने और जेडीयू ने मिलकर ये जो है प्री स्क्रिप्ट लिख दी थी, उसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चला। संतोष जी, अब इस बात की कितनी संभावना है कि एक तो आपने एक बात कही कि चिराग पासवान को अभी पूरी तरह से चुका हुआ नहीं माना जा सकता, बिल्कुल सत्य बात है, पिताजी की उनकी लेगेसी है, ब्रांड नेम है। ये कितना तय है कि वो जल्द ही तेजस्वी यादव के बगलगीर नजर आएंगे? संतोष जी, किस बात की कोई चर्चा हो रही है पटना में? अभी चर्चा की इसकी शुरुआत नहीं है। अब उसके पास अब ऑप्शन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग, अब अकेले लड़ते, अब कितने महारथी सब अकेले लड़े, क्या हाल हुआ। रामविलास पासवान भी हाजीपुर से हारे, लालू जी भी पाटलिपुत्र से हार गए, नीतीश कुमार भी 20 सीट से 2 सीट पर आ गए। तो कन्वर्टिबिलिटी का पूरा गणित होता है, तो वो अब कैसे अनफोल्ड होती है चीजें, जैसे हिमांशु जी ने विस्तार से बताया कि बीजेपी का गेम है, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें ये गेम हो सकता है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि चिराग को लीडर के रूप में प्लीज कर दो। पारस नॉन एंटिटी है, तो एक अनादर दलित लीडर के रूप में हमारे साथ पार्टी में सबस्यूम हो जाएगा। रामप्रीत पासवान है, एक पशुपति कुमार पारस भी आ जाएगा और चिराग पासवान को लीडर इमर्ज नहीं कर हो सकता है। क्वाइट पॉसिबल बीजेपी का अगर इस तरह से जैसे कि वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तो ये क्वाइट पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक ये ध्रुवीकरण की संभावना बनती है, क्योंकि अब देखिए ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इसके पास ऑप्शन क्या है? इसके पास अगर बीजेपी और ऑप्शन नहीं है तो वही एकमात्र ऑप्शन खुला हुआ है। तब उनको वो जो अपना एक पर्सनल ईगो का जो ये चलता था कि एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में बोला करते थे कि अरे नीतीश कुमार कब तक हैं, अब बूढ़े हो जाएंगे, 2025 तो हम लोगों का है। तो हम लोगों के मीन्स वो तेजस्वी खुद को समय ये मानते थे कि हम लोग हैं उसमें। तो उसमें अब बड़ा भाई छोटा भाई भी, वो भी बोलता है, चिराग भी बराबर बोलता है कि मेरे छोटे भाई की तरह है। तो उस छोटे भाई के पास जाकर के जो मास बेस बड़ा है, 2020 के इलेक्शन में इमर्ज भी किया, आप उसको एक तरह से कहिए कि अलायंस का नेता मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, के पास कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। तो क्वाइट मतलब कि पॉसिबल है कि उनके पास जा सकते हैं। लेकिन मैं ये इतना जरूर जोड़ूंगा कि पारस से रामविलास पासवान की लेगेसी पॉसिबल नहीं। पारस कभी नेता नहीं थे और कभी नहीं, मैं तो मतलब 15-16 साल से बिहार में मैं पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ, कभी भी एक ढंग का कभी स्पीच नहीं दिया होगा। अलौली में 7 बार रिप्रेजेंट किया है अलौली को। रामविलास पासवान हमेशा से जाते थे और वही उनके लिए बोलते थे या हाथ जोड़ करके निकल आते थे। तो वो पोटेंशियल नहीं है। अभी लीडर बने हैं, एमपी हैं, तो 5 एमपी का वो मिल जाएगा बीजेपी को समर्थन, सब ठीक है। लेकिन एज ए दलित लीडर के रूप में उनकी स्टैंडिंग आई एम नॉट वेरी कन्विंस, क्योंकि कोई स्टैंडिंग है और उनकी कोई यूटिलिटी उनके नाम पर बीजेपी को वोट दलित का नहीं मिलेगा। और उनके अलावा कौन दलित लीडर है उस कैंप में बताइए? सूरजभान ऊंची जाति से आते हैं, मीना सिंह ऊंची जाति से आती हैं, और महबूब अली कैसर माइनॉरिटी के आ गए, तो कौन है? अब मैं आज बोल रहा हूँ कि प्रिंस राज डालिया कमोबेश वापस आएगा चिराग कैंप में। प्रिंस राज का भी लंबा फ्यूचर में नहीं देख रहा हूँ उस कैंप के साथ। ये हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मैं नहीं, ये बात मेरी एक चीज है, मैं हिमांशु एक आप पे आ रहा, हिमांशु आ रहा, एक मिनट। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब मेरी भी चिराग से कई दफा बात मुलाकात हुई। तो पशुपति पारस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं थे, ये सबको दिख रहा था और वो भी स्वीकार कर रहे थे। और इनफैक्ट ये भी पता चला था कि पशुपति पारस लगातार नीतीश कुमार को ये कह रहे थे कि नहीं, ये ऐसे ही गीदड़ भपकी है कि ये अलग हो जाएगा, ये अलग अलग नहीं होगा, आपसे ज्यादा सीटें साटने के लिए ये सब कर रहा है। ये पशुपति पारस का आकलन था, क्योंकि वो तब तक नीतीश की गुड बुक में आ चुके थे। प्रिंस चिराग के क्लोज थे, क्योंकि चिराग अपने पिता के बाद सबसे ज्यादा जिसको घर में मानते थे वो प्रिंस के पिता थे, रामचंद्र पासवान। तो प्रिंस और चिराग में थी अंडरस्टैंडिंग। तो हो सकता है संतोष जी जो कह रहे हैं सही है। हिमांशु भाई, मैं आपके पास आऊंगा। एक विकास पाठक जी हमारे साथ हैं, एक टिप्पणी ये ले लेता हूँ। पाठक जी, दो चीजें हैं जिन पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक, देश में जो दलित नेतृत्व है, जो सत्ता में भागीदार रहा, बसपा में काशीराम ने बसपा शुरू की, मायावती को उत्तराधिकारी बनाया और मायावती ने अब उत्तराधिकार को अपने परिवार में सीमित कर दिया। ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है, किसी किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। उनके भाई, उनके भतीजे, बिहार के सबसे बड़े दलित चेहरा रामविलास पासवान थे और बार बार कहा जाता है कि उन्होंने पटना की राजनीति में दिलचस्पी नहीं ली
या शायद वो लिमिटेशन समझते थे कि यूपी जैसा प्रयोग बिहार में मुमकिन नहीं, तो वो दिल्ली की पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस रहे और यहाँ पे भी मेंटल जो है वो उनके परिवार और उनके बेटे को पास कर दिया गया। ये उत्तर भारत की दलित राजनीति की लिमिटेशन दिखती है अब तक। एक तो मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहता हूं, और दूसरा ओवरऑल जो एक डायनेस्ट और इनहेरिटेंस वाली बात है, उसमें हमारे पास दोनों ही तरह के उदाहरण हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन रेड्डी हैं, जो पिता की मृत्यु के बरसों बाद जेल और सब चीजें करने के बाद सत्ता पर काबिज होते हैं, और उद्धव ठाकरे जैसे हैं जो बड़ी मिक्स सी सरकार चला रहे हैं। अखिलेश यादव हैं जिनको अब अपने दम पर अपना कैलिबर प्रूव करना है। तो इस सब तरह के उदाहरण हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि आपने सही बोला कि उत्तर प्रदेश में मायावती तक केंद्रित रहा सब, और उनका परिवार जो उतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन मायावती बाय एंड लार्ज वही फेस बनी रही कांशीराम के बाद। बिहार के अंदर बहुत क्लियर है कि रामविलास पासवान बने रहे, और उन्होंने कोशिश की अपने मेंटर को पास करने की, चिराग को, लेकिन उनके जो सबसे छोटे भाई पशुपति पारस, जो कि 77 से सक्रिय हैं, तो शायद उनको लगा कि भाई अगर फैमिली का एक खेल है तो मैंने ज्यादा दशक दिए हैं और मुझे मौका मिलना चाहिए। अब इसमें देखिए, मायावती वाला एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम सक्सेसफुल हुआ। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि जाटवों की जो संख्या है यूपी में वो ज्यादा है। मतलब अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 11% तो जाटव हो जाएंगे, क्योंकि वो 56% है दलित पॉपुलेशन के, और दलित पॉपुलेशन 21% है। बिहार के अंदर दुसाध सबसे बड़ी जाति भी नहीं है। जो आपकी लेदर वर्कर्स की कास्ट है जगजीवन राम वाली, वो हल्की सी इनसे आबादी में ज्यादा है। मतलब कुल मिला के 15.9% बिहार में दलित हैं, जिसमें से 30% जो है वो दुसाध है, पासवान। तो समझ लीजिए 5% की आबादी ये बनती है बिहार के अंदर। और ये भी हुआ कि रामविलास पासवान दुसाधों से बियॉन्ड ले जा नहीं पाए एलजेपी को। एलजेपी कुल मिलाकर पासवानों की ही पार्टी बनी रही, कभी वो एक पैन बिहार दलित पार्टी नहीं बन पाई। उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत वो हुआ, मतलब मायावती बियॉन्ड गई जाटवों के, पूरी तरह नहीं जा पाई लेकिन थोड़ी बहुत गई थी। तो अब ये है कि फैमिली पे आप चल रहे हैं, और पहली चीज हम ये समझे कि मायावती का स्टेक जब अपने पीक पे था उत्तर प्रदेश पर शासन करना था। जो स्टेक एलजेपी का है वो कभी बिहार पर शासन का नहीं हुआ, रादर एक प्रेशर ग्रुप के, मतलब मान लीजिए पासवान आबादी आपके साथ है जो कि कुछ सीटों पे फर्क डालेगी। अगर कोई उनसे अलायंस कर ले तो अलायंस पार्टनर की सीटें बढ़ सकती है, उनकी भी बढ़ सकती है, बिना अलायंस के वो भी कुछ नहीं है। तो उस चीज को यूज करके, कि मान लीजिए जो एक तरह का अरिथमेटिक है कि आप 3, 4, 5 कास्ट का अपने कोalition बनाया, उसमें दुसाध एक है, तो उस में फायदा जो है पासवान को भी होता था और जो पार्टी अलायंस कर रही है उसको भी होता था। तो वो जो बार्गेनिंग चिप है उसके बेसिस पे वो दिल्ली पर अपना ध्यान देते थे, जो कि ऑब्वियस था, क्योंकि वो कभी भी पूरी तरह बिहार में सभी दलितों के नेता नहीं बन पाए, तो कभी वो गेम में नहीं रहे हैं। वो बेसिकली एक तरह का जो हिंदी फिल्मों में साइड एक्टर की भूमिका होती थी कि अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर, तो वो वाली उनकी भूमिका हमेशा रही। तो उस भूमिका में अब ऐसा है कि वही भूमिका है, और जब एलजेपी देखेगी, और यहां मैं थोड़ा सा एक नई बात कहना चाहूंगा कि संतोष जी ने भी कई बातें कही, दलित नेता वो नहीं है, लेकिन दलित नेता की जो आवश्यकता दुसाधों को है वो उतनी ही है कि ऐसा कोई नेता हो जिसके व्यवहार हो, नीतीश के साथ हो, बीजेपी के साथ हो, किसी अन्य दल के साथ हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है चिराग पासवान व्यवहार कुशलता में पिछले चुनाव में मार खा गए, क्योंकि उन्होंने बहुत एग्रेसिव पोजिशनिंग लेनी शुरू कर दी जेडीयू के अगेंस्ट, और उसके बाद उन्होंने जेडीयू के अगेंस्ट कैंडिडेट्स भी खड़े किए, भाजपा के अगेंस्ट बाय एंड लार्ज नहीं किए, लेकिन जेडीयू के अगेंस्ट किए, और केवल कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए। मुझे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिली थी बिहार चुनाव के टाइम पे, कि बहुत सारे उसमें भूमिहार और ठाकुर टाइप के कैंडिडेट थे, जिसका क्लियर एम ये था कि जो एनडीए का सपोर्टर अपर कास्ट है वो नीतीश को ना देके यहाँ चिराग को दे जाए, चिराग की पार्टी को दे जाए। और जो मैंने देखा था आंकड़ा, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो मैंने 31 ऐसी सीटें गिनी थी बिहार में जहां जो डिफीट मार्जिन जेडीयू की है उससे ज्यादा एलजेपी का वोट है। तो मुझे एक लगता है कि दुसाध कम्युनिटी को भी जो लगेगा, जो अभी मेरा मानना है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अगले 5-10 साल में सिद्ध होगा, चिराग पासवान के पास वो पॉलिटिकल एक्यूमन है। जैसे कि रामविलास पासवान इस मामले में बहुत बहुत वेल नोन थे
कि हवा का रुख क्या है वो पकड़ लेते थे। इसी कारण वो लगातार मंत्री कोई भी सरकार हो बनते रहे। क्या चिराग के पास वो डिप्लोमेटिक और वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट है? क्योंकि दुसाध जो कम्युनिटी है उसका शेयर ऑफ पावर मायावती की तरह नहीं आता। जो 2007 में मायावती का तो लार्जर देन लाइफ इमेज आया था कि बहन जी अब पूरे उत्तर प्रदेश पर अकेली काबिज है, उस सिचुएशन में ये कम्युनिटी नहीं है। इस कम्युनिटी को देखना है कि हमारा नेता वो हो जो क्या नेगोशिएट कर सकता है बाकी पार्टियों से, एक अच्छा अलायंस स्ट्राइक कर सकता है। तो वहां पे चिराग थोड़े से फॉर द मोमेंट फेल हुए हैं, और वहां पे मुझे लगता है पारस, चाहे वो वेल नोन चेहरा इंडिया में नहीं है, मैं संतोष जी की बात मानता हूं, उनको बिहार में ही लोग जानते हैं, बाकी रामविलास जी को ही जानते थे, लेकिन थोड़ा उन्होंने ये दिखाया है कि ही हैज बीन एबल टू नेगोशिएट। उन्होंने हल्का सा नीतीश कुमार की तारीफ भी कर दी है इस बीच में। दूसरी बात जो आपकी हुई सौरभ, उसका मैं जवाब दे दूं, ये थोड़ा दलित राजनीति में इंडिया में एक हल्का सा एक वो रहा है, पैराडॉक्स रहा है, जो हमेशा रहा है। जनरली हम क्या होता है, हम देखते हैं कि या तो व्यक्ति केंद्रित राजनीति होती है जो तमाम पार्टियों की रही, या फिर होता है वैचारिक राजनीति। तो वैचारिक राजनीति में जैसे मान लीजिए आप हिंदुत्व मान लीजिए, चलिए मैं मानता हूं कि आज की तारीख में मोदी जी का एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना हो गया है। बहुत बड़ा कारण वो भी है कि जो कोर आरएसएस कैडर नहीं है, जो नए लोग बीजेपी के अंदर आए हैं, उसके समर्थक बने हैं पिछले 7-8 साल में, जिसमें इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एनआरआईज हो सकते हैं, तमाम, उनकी नजर में मोदी जी का एक लार्जर देन लाइफ इमेज है। लेकिन हिंदुत्व की जो जर्नी पिछले 100 साल की है, उसमें विचारधारा तो कायम रहती है। अगर एक नेता चला भी जाए तो किसी और परिवार से, किसी और राज्य से, किसी और जाति से नेता आ सकता है। तो कैडर बेस्ड पार्टी का लॉजिक या आइडियोलॉजिकल पार्टी का लॉजिक तो यही होना चाहिए। लेकिन दलित राजनीति में क्या हुआ है, क्योंकि दलित जो कम्युनिटीज हैं उनके पास रिसोर्सेज की हिस्टोरिकली कमी रही है, तो अक्सर वो जो विचार है वो केंद्रित हो जाता है एक व्यक्ति पे। तो आप देखिए कि जो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदुत्व को शायद कभी सावरकर से एसोसिएट कर दें, कभी गोलवलकर से कर दें, लेकिन अगर आप दलित राजनीति देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर उतने ही बड़े फिगर हैं जितना उनका विचार। तो ये वो विचार है जो विचार हमेशा एक सिंबल ढूंढता है, क्योंकि दलित आबादियों को एक तरह का एक सिंबॉलिक एम्पावरमेंट फील होता है कि हमारी कम्युनिटी से व्यक्ति, जो कम्युनिटी 1947 से पहले जिन पर बहुत अत्याचार भी हुए, जब अस्पृश्यता जब तक थी, लेकिन उसमें एक जो फिगर होता है वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है, एक आइडियल बन जाता है। तो वही अंबेडकर के साथ हुआ, वही कांशीराम के साथ हुआ, वही मायावती के साथ हुआ बहुत टाइम तक, वही पासवान के साथ दुसाधों में हुआ। तो ये जो पैराडॉक्स है इस राजनीति का चलेगा कि ये अक्सर वैचारिक भी रहेगी, लेकिन वो विचार एकदम चिपक जाएगा किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी से। तो मेरे ख्याल से इस आइडियोलॉजी का एक नेचर है कि जिस नेचर को हमें समझना पड़ेगा कि क्या प्योरली वैचारिक दलित राजनीति विदाउट एन आइकॉन संभव है। अभी तक मुझे उसका कोई उदाहरण नहीं मिला है। इन दैट सेंस इट इज आइडियोलॉजिकल बट स्लाइटली डिस्टिंक्टिव। क्योंकि हाँ, बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं निखिल? नहीं, प्लीज कंटिन्यू। मैं दूसरा कोई सवाल है, लेकिन आपकी बात खत्म होने के बाद कहने का मतलब केवल ये है कि इसको आप वैसे विचारधारा के साथ नहीं देख सकते जैसे हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व के साथ क्या है, जो उसका कोर सपोर्ट बेस है हिस्टोरिकली प्रिविलेज्ड है। तो वहां विचार जो है और एक एब्स्ट्रैक्ट कल्चरल आइडिया है वो अपने आप में स्टैंड करता है। दलित राजनीति के साथ हमेशा होगा कि जब वो बढ़ेगी तो अक्सर वो कोई ना कोई सिंबल अपनी कम्युनिटी में से देखेगी, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो या आज बहुत सारे युवा दलित जो यूपी में है, मायावती का काफी डिक्लाइन हो चुका है, आज भी अब वो देख रहे हैं कि क्या रावण में वो पोटेंशियल है। तो अगर मैं आपकी बात का जवाब दूं, इनफैक्ट जवाब शायद ये नहीं हुआ, मैंने वो कोशिश की कि वो जो पैराडॉक्स है इस राजनीति का, कि इसमें परिवार क्योंकि व्यक्ति से परिवार भी हो सकता है व्यक्ति सोचे अब मेरा बेटा मेरा सक्सेसर बने, तो व्यक्तिवाद और विचार यहाँ मिल के चलते हैं, यहाँ वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है व्यक्तिवाद और विचार का। जो वैसे सर जो सौरभ जो कह रहे थे ना, उत्तराधिकार की बात विद इन अ पार्टी की, वो फैमिली में रह जाती है या फिर अगर नहीं रहती तो फिर वो उसका सर्वाइवल बचता है नहीं बचता है। आज मैं रोहित तिवारी का एक पीस पढ़ रहा था, तो उन्होंने वो पूरे देश के में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको कंसिडर करके बताती है, चाहे वो जगन हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे आप मुंबई चले जाएंगे तो उद्धव ठाकरे हो, छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं जो एक स्टेट या एक रीजन में रह जाती है, उनके पास इतने रिसोर्सेस होते नहीं है कि वहां पे सेकंड रंग ऑफ लीडर्स पनप पाए, या फिर अगर वो पनपे तो वो बिना जो बड़ा लीडर है उसको थ्रेटन किए बिना उनकी अपनी एक जगह बने। और जब फिर जो एक लीडर होता है, जो आइकॉन होता है पार्टी का, या वो बेडरॉक बना होता है, उसके लिए किसी और को
किसी और पर भरोसा करके उसके हाथ में बांटी देना होता बड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो बेटे या भाई या किसी के मुंह में उसको ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी की पूंजी किसी और को देने से बेहतर है कि मैं अपने परिवार में ही दे दूं। तो मुझको वो भी एक वैलिड पॉइंट लगा, क्योंकि नेशनल पार्टीज के पास ये जगह होती है कि अगर आप दिल्ली में हैं तो जैसे कांग्रेस सबसे बुरे दौर में, लेकिन भूपेश बघेल अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में चला पा रहे। एनीवेज, हिमांशु जी के लिए एक सवाल है कि हम एलजेपी की बात कर रहे थे और एलजेपी में अलग अलग कैरेक्टर्स को भी डिस्कस कर रहे थे, चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर के तफसील से बात हो गई है। हम प्रिंस राज के बारे में भी बात करना चाहते हैं। एक अलेजेड हैरेसमेंट ऑब्लिक ब्लैकमेलिंग का केस है जो रीसरफेस कर रहा है। इसके बारे में सर क्या जानकारी है, ये मामला क्या है और और अभी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस माहौल में? देखिए, बिल्कुल जो केस हुआ है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है, उसमें कई तरीके के एलिगेशन हैं, लेकिन प्रिंस राज ने थोड़ी सी चालाकी की, क्योंकि उनको ये मालूम था कि एक समय के बाद उनको पार्टी से अलग होना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये प्री-स्क्रिप्टेड था। फरवरी में उन्होंने एफआईआर करा दी। जिस लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की बात कही है उसने अभी 3 दिन पहले एफआईआर कराई है। तो आपको ये समझना होगा कि प्रिंस ये बात जानते थे कि कहीं ना कहीं जब ये पार्टी के अंदर ये अंतर्द्वंद शुरू होगा, उस अंतर्द्वंद में ये सारी चीजें आएंगी। और चिराग ने भी ये मेंशन किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो प्रिंस, जैसे संतोष जी भी जानते होंगे, मेरे को लगता है जो पशुपति हैं वो बोलते बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा भी इंटरेक्शन उनसे कई बार हुआ, कल 2 दिन पहले भी हुआ। लेकिन प्रिंस में वो सारी खूबियां हैं जो चिराग में है। संतोष जी, मैंने उनके 2-3 भाषण सुने थे समस्तीपुर में भी। वो चिराग की ही तरह बोलते हैं, अग्रेसिव है, अपने भाई बड़े भाई कृष्णा से ज्यादा अग्रेसिव है और चिराग को ही कॉपी करते हैं। पासवान जी भी बहुत अच्छा नहीं ऑडिटर थे। तो पासवान की लेगेसी को खत्म करने की कोशिश की गई है। अगर मैं इस पूरी मूवमेंट को देखूं, ये उस तरीके से है कि 2005 में जब नतीजे आए थे और 28 सीटें एलजेपी ने जीती थी और पासवान ये कह रहे थे कि सरकार बनाने की चाबी तो उनके पास है, किंग मेकर वो है। तब उसके बाद बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद एक घटना हुई थी, नीतीश कुमार ने जो है वो नीतीश कुमार ने दलित और महादलित को बांट दिया था, आप देखिए, और बांटने का काम बहुत अच्छे से किया था। उसमें मुसहर जाति, कई जातियों को लाए, पासवान अग्रेसिव जाति है उसको अलग थलग कर दिया, महादलितों के लिए कोटा बनाया और उसका फायदा उनको 2010 में मिला। अब वो जानते हैं कि एलजेपी को अगर खत्म करना है तो बाप की जो विरासत चिराग संभाल सकते हैं। ये बात सही है, चिराग के अंदर वो पोटेंशियल्स है, चिराग उस तरीके के अग्रेसिव है, चुनावी रणनीति जानते हैं, नए दौर के नेता हैं। लेकिन अगर आज पशुपति पारस को कैबिनेट में जगह मिलती है और पशुपति पारस, क्योंकि 2024 का चुनाव थोड़ा दूर है, उससे पहले जेडीयू में मर्ज कर दे एलजेपी, ये बड़ी बात नहीं है। संभावना यही थी कि ये 5 एमपी जो जाएंगे। अब बात यह है कि अगर एलजेपी वहां पे मर्ज हो गई और सारा कुछ हो गया तो चिराग को एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी, नए तरीके से आना पड़ेगा। फिर उसमें उनको कितना वोट शेयर मिलता है, 5%, क्योंकि विकास बता भी रहे थे कि 5% तो है ही है। अब उस 5% में क्या जेडीयू ले जाएगी और क्या ये, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो एलजेपी है उस अस्तित्व को ऊपर ये खतरा है। ये पूरी प्रिस्क्रिप्ट जो है वो जेडीयू ने और बीजेपी ने सोच के रची है कि चिराग को भविष्य के लिए और एलजेपी को खत्म कर दीजिए। जो नेता हैं जिनके नाम पे कुछ हो सकता है उनको अपने साथ ले आइए, प्रिंस को भी। और हाजीपुर बहुत आप देखिए कि लगातार जीतते रहे, 2009 में ही जीते थे, सिर्फ उसके अलावा कभी नहीं जीती जेडीयू, लगातार वहीं से था। जी सर, थोड़ा इसको इलैबोरेट आप करेंगे क्या? आपके कहने से अभी लगा कि लॉजिकल कंक्लूजन तक के बात अभी पहुंची नहीं, जो आप बाद में कह रहे थे कि बाद में किन्हीं दो में से किसी एक बड़ी पार्टी में एलजेपी जाकर के मर्ज हो। देखिए यही होगा, तो ये इस बार क्यों नहीं हो पाया? देखिए, अगर इस बार होता तो इसकी सिंपैथी जो है वो चिराग को मिलती, और चिराग पार्टी बना के अगर जाते तो हो सकता है वो वाईएसआर कांग्रेस की तरह करके जगन मोहन की तरह कर जाते। ये बहुत पॉलिटिकली सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। 2 साल मंत्री बनाइए
और फिर पार्टी का मर्जर करा लीजिएगा। और चिराग पासवान सांसद है, अब क्या करिए, पार्टी बनाइए, या तो चिराग अभी से अलग हो जाए और पार्टी बनाए। अब चिराग के सामने अस्तित्व का खतरा आएगा, और वो यही आएगा कि जब एलजेपी मर्जर होगी, आप देखिए मेरी बात हो सकता है आज नहीं 2 साल बाद आपको ये सही नजर आए कि एलजेपी का जब मर्जर होगा जेडीयू में या बीजेपी में, ये बात का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मर्जर जरूर होगा। और इसको खत्म करने के लिए महादलित और दलित जैसे बांटे गए थे, वैसे ही एलजेपी को बांट के उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। संतोष जी शायद ज्यादा बिहार को और समझते हैं, थोड़ा सा बताएं तो। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और जो मेरे सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं। और जो बात एक विकास कह रहे थे ना दलित पॉलिटिक्स की, उन्होंने अपने आप को यहाँ सेंटर करके रखा पासवान ने। मेरी एक बार सौरभ जी बात हो रही थी पासवान जी से अभी 2.5 साल पहले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। मैंने कहा कभी आपको नहीं लगा कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ, एक घटना आई थी जब जो है मुझे प्रधानमंत्री के लिए कहा गया बनाने के लिए, देवेगौड़ा को हटाया गया था और इंद्र कुमार गुजराल को बनाने की बात थी, तो मैंने आके अपनी पत्नी से कहा कि वीपी सिंह और तमाम नेता कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो उनकी पत्नी ज्यादा पॉलिटिकल शार्प थी, उन्होंने कहा देखिए आप अभी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सरकार तो 6 महीने 1 साल चलेगी, इसके बाद आप क्या करिएगा, मंत्री नहीं बन सकते प्रधानमंत्री बनने के बाद, सिर्फ बंगला बंगला रह जाएगा, आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो पासवान ने वो ऑफर ठुकरा दी थी अंदर खाने। हरकिशन सुरजीत ने भी वो ऑफर की थी उन्हें, तो इसीलिए वो हमेशा दिल्ली में फोकस करके रखा उन्होंने अपने आप। संतोष जी, हिमांशु जी भी जो बात कह रहे हैं, अगला सवाल आपसे वही है। देखिए मेरा व्यक्तिगत तौर पे मुझे अपनी सीमित समझ में ये लगता है कि चिराग यही चाहेंगे कि जो पार्टी से अलग हुआ गुट है वो बीजेपी या जेडीयू में मर्ज हो जाए, क्योंकि जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो जो पासवान वोट है वो जेडीयू की ताबेदारी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जेडीयू को चलाने वाले जो कास्ट ग्रुप हैं वो उनका डोमिनेंस और उनका स्ट्रक्चर, उनकी एल्गोरिदम अलग है। और ये चिराग के लिए फायदेमंद होगा इन दैट केस कि चिराग फिर से, भले ही वो कोई पार्टी बनाए, 1 साल 2 साल में वो अपना ग्राउंड गेन करें और फिर वो एक नए सोशल अलायंस में जाए। तो ये तो चिराग के लिए बहुत बोनस हो जाएगा कि अगर पार्टी मर्ज हो जाती है। अगर पार्टी फ्लोट होती रहती है, सिंबल का झगड़ा, वो सब तो अलग है। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे है। आज ही मैं एक्सप्रेस में ही जिस अखबार में आप पढ़ रहा था कि प्रिंस राज, जिनकी हम बात कर रहे हैं सांसद, उन्होंने बातचीत में कहा कि भैया के जो एडवाइजर हैं उन्होंने परिवार में तोड़ कर दी। अब भैया के एडवाइजर का प्रिंस ने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जिक्र सौरभ पांडे का हो रहा था। तो आप इसको कैसे देखते हैं पटना में बैठ के, और हिमांशु आप भी, कि ये सौरभ पांडे का रोल, या हम और भी, जैसे पिछले हफ्ते राहुल गांधी की बात हो रही थी, प्रियंका गांधी की, तो उनके एडवाइजर्स का जिक्र हो रहा था, कैलाश विद्यार्थी, क्या नाम है उनका, कौशल विद्यार्थी और संदीप सिंह, इन सब लोगों का जिक्र हो रहा था। ये सौरभ पांडे का रोल क्या है? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत हवा में तान के रखा चिराग को, मुख्यमंत्री पद का सपना दिखाया कि इस बार आप 20-25-30, अगली बार आप ही की सरकार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 5 साल घूमोगे, आप युवा हो, आपका करिश्मा है, आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, आदि इत्यादि। देखिए मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। चिराग से आपको डायरेक्ट बातचीत होती है, व्हाट्सएप पर बातचीत हुई। अब वो चिराग के साथ प्रॉब्लम क्या था ना कि वो जब चाहता था तब बात करता था, अनलाइक पासवान जी को आप कॉल डाल करके आप छोड़ दीजिए, आपको निश्चित रूप से कॉल बैक आएगा। और ये मैंने पासवान जी को एक बार कही थी कि आपके मित्र में आपसे ये गुण नहीं लिया है कॉल बैक करने का, और जब जरूरत हो तभी करने का। तो सौरभ पांडे के साथ क्या था ना कि वो फिल्टर कर देता था इंफॉर्मेशन। वो एक तरह से जो छलनी होती है ना, वो बीच में आ जाता था, वेदर कार्यकर्ता के साथ हो, पत्रकार के साथ हो, नेताओं के साथ मुलाकात की बात हो। तो मुझे लगता है कि हाल के दिनों में कोई एडवाइजर मैंने नहीं देखा किसी छोटी पार्टी का जिसका कि नेता पर, अपने नेता पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो ये शिकायतें सिर्फ एक आदमी की नहीं है, आप हर एक तीसरे चौथे आदमी से एलजेपी में पूछ लीजिए, किसी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए, सबका पता नहीं है तो सौरभ पांडे का क्यों इतना इन्फ्लुएंस था। और इवन भारत ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और पहले भी बता चुके थे कि उस व्यक्ति के मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन सब जगह बात सौरभ पांडे की हो रही है। तो ऐसा नहीं कि चिराग इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी कि एक व्यक्ति का ना सुनेंगे। इससे क्या होता था कि
आप गए, अब मान लीजिए कि शेखपुरा में रुके, आपका जमुई के एमपी है, शेखपुरा में प्रवास है, कोई कार्यक्रम है, 8 बजे पहुंच गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता से मिलने के 3 घंटा लग जाता था, वो तब स्टार्ट करते थे। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है कि नेता आप 8 बजे आ गया, आप 11 बजे मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको लेट बैक मिलता है। दूसरा कि इनएक्सेसिबल है। तीसरा कि उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है वो मिलने नहीं दे रहा है। तो छोटी छोटी चीजें आपको एक इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो ये तो आप और किसी भी बड़े नेता के एडवाइजर को उतना नाम नहीं जानते होंगे हाल फिलहाल में, तो कि किसी अपने नेता को, लीडर को पासवान का खुद कहाँ डोमिनेट किया। कोई योगेंद्र पासवान रहा, यहाँ रहता था, कोई और रहता था, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति में ये नहीं था कि वो और पासवान को पता चल जाए कि इस व्यक्ति का हमसे नहीं मिलने दिया गया तो उसकी क्लास लग जाती है। तो ये चीज मैंने चिराग को मिलकर भी कही थी, क्योंकि चिराग तब पॉलिटिक्स शुरू कर रहे थे, तो वो पासवान जी कहते थे कि अब आप ही लोग देखिएगा। बहुत सारे जर्नलिस्ट को बोलते थे कि 2008 से 2010 के आसपास में वो घूमने आया था, 13 में फॉर्मली आया, तो उसका ग्रोथ हमने ग्रो करते हुए देखा है। तो वो सब कुछ बोलने का स्टाइल बहुत सीखा, लेकिन एक जो फादर का जो रूट कनेक्ट था ना, ये ग्राउंड कनेक्ट होता है, डायरेक्ट ग्राउंड से जो फीडबैक मिलता है वो लो, और एक सोर्स से सिर्फ पता नहीं करो, मल्टीपल सोर्सेस को वेरीफाई करो। तो वो चीज जो लैक करता है, और अगर उनको आगे जो दिक्कत होगी भविष्य में लीडर बनने में, इमर्ज करने में, वो भी दिक्कत होगी। अदरवाइज वो सारे गुण है, लीगेसी है, अच्छा बोल लेते हैं, फ्रॉड कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, जैसे कि अगले चुनाव हार गए हैं लेकिन अच्छा फ्रॉड आता था। तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ, उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस उनकी पॉलिटिक्स पर था। हिमांशु जी, मैं संतोष जी की सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन उसमें एक चीज ये है, विकास इस चीज से एग्री करेंगे कि राजनीति में एडवाइजर की भूमिका पर्दे के पीछे होती है, कभी भी वो पर्दे के आगे नहीं आनी चाहिए। आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को कुछ लोग चलाया करते थे, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वो पर्दे के पीछे थे। आप देखिए, राजनाथ सिंह के लिए कहा जाता है, पहले बता तो दीजिए कौन चलाया करते थे, इतनी बड़ी बात बोल के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, सच में उनकी एक कोटरी थी, उनकी एक कोटरी थी लाल कृष्ण आडवाणी के। बहुत से लोग थे, बहुत से जर्नलिस्ट थे, बहुत से नेता भी बने बाद में, मैं उसको कोट नहीं करूंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी के लिए कहा जाता है कि वो राजनाथ सिंह को चलाते हैं, और जो वो कहते हैं वो होता भी है। लेकिन कभी भी ये कभी नहीं आया कि राजनाथ सिंह के फैसले सुधांशु त्रिवेदी लेते हैं। आपको जमीन की हकीकत को समझना होगा, और जब आपके एडवाइजर की भूख ये हो जाए कि मैं राज्यसभा पहुंच जाऊं, मेरे परिवार का कोई राज्यसभा पहुंच जाए, कोई मंत्री बन जाए, ये जब आ जाता है तब वो गलत इंफॉर्मेशन होती हैं। और सौरभ पांडे ने एक तरीके से कह सकते हैं कि एलजेपी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। 2015 के चुनाव आते आते 60% कब्जा था, और 16 के बाद पूरी तरीके से पार्टी के अंदर जो सौरभ चाहते थे वो फैसले होते थे, उन्हीं पे मुहर लगती थी। फैसला सौरभ का होता था, मुहर चिराग की होती थी। संतोष जी मेरी बात से एग्री भी कर जाएंगे, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होंगे। और पशुपति पारस को साइडलाइन किया गया। प्रिंस का दर्द ये नहीं है, मैं आपको बताऊं, प्रिंस, मैं 2015 में पासवान के घर पे था जब टिकटें फाइनल हो रही थी, तो चिराग पासवान ने मुझसे कहा था, मैं नहीं चाहता था कि प्रिंस राज को टिकट मिले, क्योंकि वो ऑटो सेक्टर के अंदर बिजनेस में है, वो अपना बिजनेस करें, वो अच्छा है, राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विरोध किया था उस समय प्रिंस राज की टिकट का। ये दर्द कोई आज का थोड़ी है, ये कोई पशुपति का दर्द आज का थोड़ी है कि वो चाहते थे कि 2 टिकटें उनके कार्यकर्ताओं को मिल जाए। 2015 में नहीं मिली, फिर 2020 के चुनाव में तो परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ कंट्रोल चेंज हो गया। पासवान जी खुद कई बार असहज महसूस करते थे परिवार और चिराग के बीच में। तो एडवाइजर की भूमिका पीछे होती है पर्दे की, आगे कभी नहीं होती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और एडवाइजर अगर आपकी आइडियोलॉजी का हो तो ज्यादा बेहतर होता है, और अगर आपकी आइडियोलॉजी का ना हो और व्यक्तिगत हो, मतलब वो व्यक्ति विशेष के लिए हो, वो ज्यादा खतरनाक होता है। मैं आडवाणी जी के लिए एक एग्जांपल देके छोड़ देता हूँ। इसी तरीके का एटीट्यूड दीपक चोपड़ा का होता था, विकास जी। आडवाणी जी से लोग बिल ही नहीं करते थे,
और दीपक चोपड़ा से मिलकर ये सोच लेते थे कि हमने आडवाणी जी से मुलाकात कर ली। तो अंत में आडवाणी जी को जो राय दी जाती थी वो उसी को मान लेते थे। ग्राउंड का फीडबैक बहुत जरूरी होता है, और शायद चिराग ये बात पासवान जी से नहीं सीख पाए। राजनीति में पासवान जी के लिए कहा जाता था कि वो, मंजू भाई आपकी तरफ से ऑडियो का बहुत नहीं मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है ये, शायद हाँ विकास की तरफ से। अच्छा, विकास जी पंखा चल रहा था बहुत। अच्छा, नहीं राजनीति के अंदर रामविलास पासवान के लिए कहा जाता था वो मौसम वैज्ञानिक है। चिराग वही चीज नहीं सीख पाए पासवान जी से। जो बात अभी संतोष जी कह रहे थे ना कि विरासत में वो राजनीति, बाकी सब कुछ सीख लिया आपने, वो मौसम वैज्ञानिक वाले गुण नहीं सीखा। और मौसम वैज्ञानिक में भी वो गुण नहीं सीखा कि विरोधियों से ज्यादा अपने परिवार के ऊपर नजर रखी जाती है, अपनों पे नजर रखी जाती है कि कब वो दगा दे जाए। और वो उनको समझ ही नहीं आया, जब समझ आया तो बहुत लेट हो गया है। अब कल उनको ये कहना पड़ जाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों कि किसी ने उनसे सवाल पूछा कि आप कहते थे कि पीएम मोदी जो है राम है और मैं उनका हनुमान। उन्होंने कहा अब काहे का राम, जब हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़ जाए और राम मदद ना करे तो फिर काहे का राम और काहे का हनुमान। ये अगर चिराग को समझ आ गया है कि बीजेपी अब उसके साथ नहीं है और पर्दे के पीछे से खेल हुआ है उसके खिलाफ, तो ये ठीक है। जिस तरीके का बिहेव चिराग ने एग्रेसिव सीट शेयरिंग में दिखाया वो बहुत ही गलत था। शायद जो मेरी जानकारी है, बीजेपी ने उनको 23 सीटें कही थी कि आप 23 सीटों पे चुनाव लड़िए, 2 एमएलसी देंगे, और पासवान जी की जो राज्यसभा है वो भी आपको मिल सकती है, मिलेगी ही। अब आप उस पर अपनी माता जी को भेजिए या पार्टी से किसी को भेजिए, उस पर हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन चिराग इस बात को लेकर अड़ गए कि मैं 42 सीट से नीचे नहीं लड़ूंगा। अमित शाह ने यह कहा कि जब कोalition में हम लड़ते हैं तो गठबंधन की मजबूरियों को समझना होता है। हम पिछली बार 154 सीट पे लड़े थे, इस बार हम 107 सीट पे लड़ रहे हैं, तो आपको भी अपनी सीटों का एवरेज कम करना पड़ेगा। वो नहीं माने, और नहीं माने तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज पार्टी कहां खड़ी है, चिराग कहां है, सबके सामने है। और यही पासवान जी होते वो बीच का रास्ता निकाल लेते। मैं पासवान जी को पिछले 8-9 साल से लगातार टच में बात करता रहा हूं। संतोष जी भी जानते हैं कि वो पॉलिटिकली बड़े शार्प आदमी थे, वो बीच का रास्ता निकालने के लिए एक्सपर्ट थे कि क्या बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए 23 नहीं, आप 27 दीजिए, 28 दीजिए, एक राज्यसभा दे दीजिए, 2 की जगह 3 एमएलसी कीजिए, चलिए ना, हाथ पकड़ के करवा लेते। यही बात उन्होंने 2015 में करवाई थी अमित शाह जी से, जब सीट शेयरिंग को लेकर ये अड़ गए थे 65 कि हम 65 सीटें लड़ेंगे, और बीजेपी ने कहा था हम 30 सीटें देंगे। तो 42 सीटों 40 पे समझौता हुआ और 2 सीटें पासवान जी ने धीरे धीरे अपनी बढ़वा ली थी। तो पासवान इसी चीज के लिए जाने जाते थे जो चिराग नहीं सीख पाए राजनीति के अंदर, वो बहुत भयंकर भूल कर गए। चलिए एक आखिरी सवाल है संतोष जी, उसके बाद अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। ये ऐसा लग रहा है ये पूरी बातचीत सुन के कि जेडीयू और बीजेपी फिर से पक्के दोस्त हो गए, एकदम संता बंटा टाइप से हैं, सल्ली मुल्ली हो गई। ये मजबूरी के दोस्त, ये मजबूरी की दोस्त। लेकिन इन सब के बीच वो कभी टुन्ना का बयान आता है जो एमएलसी हैं, कभी संजय जायसवाल कुछ खुड़क कर देते हैं, कभी जब कोरोना चल रहा था तो जेडीयू वाले कह रहे थे भाई मंगल पांडे से पूछिए, हेल्थ मिनिस्ट्री तो इनके पास है। अभी सब ठीक है वहां पे पटना में? ठीक है, और ठीक रहना ही पड़ेगा। बीजेपी के पास अभी कोई उपाय नहीं है। नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में इनको रखना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं सौरभ ऐड करना चाहूंगा कि मैं इससे कन्विंस नहीं हूं कि ये 5 डिसीडेंट अगर जेडीयू में मिलते हैं तो बीजेपी का क्या फायदा है। अभी नहीं मिलेंगे, जैसे कि मनसू जी ने सही कहा कि चिराग को सिंपैथी मिल जाएगी, तो इंटरप्रिटेशन उनका एकदम सही है। लेकिन बाद में बीजेपी को क्या गेन होगा? क्यों चाहेगी उनका जो एलाय है, जिस पर को आप बहुत दिन से वो टारगेट कर रहे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मजबूत हो। हाँ, नीतीश कुमार को लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी पॉलिटिकल पार्ट में कितनी लॉन्जिविटी उनकी आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में होगा सेशन के लिए। अब इन ऑल पर्पसेस मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट टर्म में नीतीश कुमार अगर अच्छे भले चंगे स्वास्थ्य में भी रहे तो मुख्यमंत्री हो, तो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है। तो इन 5 लोगों का क्या होगा? अब वो लोग इनके पशुपति पारस के भी 70 के लगभग आसपास हैं, तो और जो सब लोग हैं वो कहीं जा सकते हैं। महबूब अली कैसर कहीं जा सकते हैं, बीजेपी को छोड़ करके कहीं जा सकते हैं, सूरजवान कहीं जा सकते हैं, बीना देवी कहीं जा सकते हैं, दिनेश सिंह जेडीयू में है।
तो मुझको है कि प्रिंस राज कहाँ जाएंगे, पारस कहाँ जाएंगे। पारस की उम्र हो गई, वो प्रिंस की बात है। तो हो सकता है कि एक जो बीजेपी का है कि इनको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो जो पासवान की लीगेसी को सबस्यूम कर दो और इसको कमजोर कर दो। तो इसी चीज को जो राम वाली जो बात कही, हनुमान वाले खाए राम खाए हनुमान, वो चिराग का ये स्टैंड है। तो चिराग की वो पॉलिटिक्स की लॉन्जेविटी तेजस्वी के साथ ही हो सकती है। अब अगर उसको क्लैरिटी आ गई है उनकी अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, तो फ्यूचर है कि एक ध्रुव के अगेंस्ट में दूसरा ध्रुव बनेगा, तभी उसकी पॉलिटिक्स की लॉन्जेविटी होगी। प्लस उनको बिहार में दिल्ली से काम नहीं, 12 जनपद से काम चलने वाला। ठीक है, बिहार पर चर्चा को फिलहाल यहीं पर रोकते हैं। संतोष जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब जवानी के शोरूम से घिरे हो तो पुराने बूढ़े गोडाउन को संभल के ही रहना चाहिए। हाँ ठीक है सर। खंडर बताते हैं इमारत जवानी और बुढ़ापे पर ये जो दार्शनिक निष्पत्ति सुनी, इसी के साथ मैं अपने नए मेहमान और नए सेशन का परिचय करवाना चाहता हूं। गो की ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, पर कभी कभी आपको भी स्नीक पीक मिलना चाहिए पर्दे के पीछे क्या होता है शूट के दौरान। राहुल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि नेता नगरी के दर्शक शने शने आपके इश्क में मुब्तला होते जा रहे हैं। ये इश्क बराबर का है सौरभ। हाँ हिमांशु जी, आप राहुल जी के हुस्न जमाल पर कुछ टिप्पणियां कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद। अभी उम्र नहीं हो बेटा, आपकी खंडहर कम देखा करो। चलिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन खंडहर बनने की तरफ है और किसको लगता है कि उसकी इमारत बुलंद बनी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। सेशन में हमारे दो पिछले मेहमान कंटिन्यू करेंगे, विकास पाठक और हिमांशु। विकास एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में प्रोफेसर हैं और हिमांशु इंडिया टुडे ग्रुप के लिए बीजेपी कवर करते हैं। और तीसरे हमारे हरफन वाला मेहमान, जिनकी राजनीतिक टिप्पणियां और जिनके लुत्फ भरे शेरो शायरी भरे अंदाज के हम कायल हैं, और हिमांशु जिनकी खूबसूरती के कायल हैं। ऐसे राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, हम बिहार की दलित पॉलिटिक्स के अलग अलग डायमेंशंस की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को मैं उसी का विस्तार करना चाहता हूं। मायावती की पॉलिटिक्स, इस पर मैं आप लोगों की टिप्पणी चाहता हूं। जो आपका नेता है सदन में, उनको आप निकाल देते हैं, जो आपके दूसरे बड़े नेता हैं उनको निकाल देते हैं। ये पिछले एक महीने में हुआ। जिन आप विधायकों को आपने निकाल दिया, वो अखिलेश यादव से जाकर मिलते हैं। जिस चीज को 2019 जब सपा बसपा साथ आ गए तो खेल हो जाएगा, वो सपा बसपा अब अलग हो गए हैं। सपा ने कह दिया कि हम छोटे दलों को प्रेफरेंस देंगे। तो बीएसपी की पॉलिटिक्स अभी पर कहां पे खड़ी दिखती है? एक तरफ चंद्रशेखर रावण एक नया हरावल दस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यंग एस्पायरिंग दलित आइकन बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी वेस्टर्न यूपी से उभर रहे हैं जो मायावती का सबसे मजबूत टर्फ रहा है शुरुआती दौर में। आप देखिए, वो खुद गाजियाबाद वाले इलाके से आती हैं, बीएसपी की मजबूती रही है सहारनपुर वाली बेल्ट में नीचे तक, बिजनौर में चुनाव भी लड़ी और वहीं से पहली दफा सांसद भी बनी। तो राहुल श्रीवास्तव जी, आपसे शुरुआत करेंगे। तो अब देखिए, बीएसपी की जो दलित सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी वो काफी लंबा वक्फा ट्रैवल कर चुकी है। मैं आपको बताता हूं कि 1993 में मैं डालीबाग एक गेस्ट हाउस है लखनऊ में, और उसके अंदर एक बड़े कमरे के अंदर एक कांशीराम और अखिलेश यादव के चचा राम गोपाल यादव की एक बैठक हुई। उस बैठक में बीएसपी और एसपी का पहला सीट शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, और उस सीट शेयरिंग पैक्ट के बाद कुछ सीटें बीएसपी को दी गई, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें ली। और उस समय कांशीराम ने बाहर निकल करके मुझे बताया था कि मैंने राम गोपाल जी यादव जी को एक रिक्वेस्ट करी थी, ये मान गए। और राम गोपाल यादव जी ने कहा कि देखिए, ये कांशीराम जी हैं, ये पॉलिटिकली शार्प आदमी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रखी, बस मुझसे कहा कि जो सीटें आपकी गारंटीड हारी हुई हैं वो मुझे दे दीजिए। और बीएसपी का उस समय पहला अलायंस जब हुआ तो 1989 में बीएसपी की 13 सीटें थी। इसके मुकाबले 1993 में बीएसपी 65 सीटें लेकर के सामने आई, और उस चुनाव के बाद बीएसपी एक बड़े फोर्स के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी। 2 जून 1995 को एक
हादसा हुआ जिसे गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है, उसी डालीबाग गेस्ट हाउस के अंदर ये हादसा हुआ, जहां स्वीट नंबर 1 में मायावती ठहरी हुई थी, उन पर हमला हुआ और उसके बाद के घटनाक्रम में अलायंस टूटा, बीजेपी बीच में कूदी, रक्षाबंधन हुआ लालजी टंडन और मायावती जी के बीच में। उसके बाद बीजेपी का अलायंस टूटता बनता रहा। एक ट्रेंड आया सौरभ, जिसमें बड़ी पार्टी के साथ अलायंस करने से छोटी पार्टी फायदे में रहती थी, और वो ट्रेंड में एक हनीमून पीरियड था दलित पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश के अंदर 1989 से लेकर के मैं कहूंगा कि 2012 तक ये हनीमून ठीक ठाक चला। एक क्राइसिस जो आई कि उत्तर प्रदेश में कोई भी वोट बैंक चाहे जितना भी सक्षम हो, उसको प्लस चाहिए होते हैं। मैं उसको प्लस कहता हूं, यानी जिसे कहते हैं ना कोक प्लस आप लोगों की भाषा में, शाम को ये पॉलिटिकल एक प्लस चाहिए होता है। और उस प्लस में मायावती का अगर कॉम्बिनेशन दलित प्लस मुस्लिम है तो उसको एक प्लस और चाहिए होता है, जिसको कि 2007 में अगर माने तो मायावती के साथ ब्राह्मण एक अच्छा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा और वो प्लस उनको मेजॉरिटी मार्क के आसपास ले गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो बीजेपी ने जब हिंदुत्व कार्ड खेला 2017 में, वो एक ऐसा कार्ड बना 2014 से खासकर, जो कि एक हिंदू मोनोलिथ क्रिएट किया, जिसने बहुत सारे लोगों को कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस अपील किया। वो अकेला सक्सेसफुल नहीं होता सौरभ, अगर एक चीज नहीं होती। हुआ ये कि लंबी दलित और बैकवर्ड्स की ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हुए अखिलेश, मुलायम एंड मायावती के साथ प्रॉब्लम ये आई कि जब भी वो सत्ता में आए, 4 बार मायावती आई, अखिलेश यादव आए, मुलायम सिंह यादव आए, उसमें उनकी जो पर्टिकुलर जाति थी उसको ज्यादा फायदा लोगों को परोक्ष रूप से दिखाई दिया। विजिबल बेनिफिट्स ऑफ कमिंग टू पावर, जिसे दलित राइजिंग कहा गया, उसमें बहुत सारे दलित को लगा कि वो फायदा जाटव जो कि मायावती की कास्ट है उनको मिला, बाकी सेनी और नाई और तमाम जो जातियां हैं उनको, जो एससी कैटेगरी में आती उनको नहीं मिला। सिमिलरली अखिलेश यादव के बारे में लोगों को लगा कि यादव ज्यादा मेन बेनिफिशियरी, यानी उस ओबीसी पॉलिटिक्स पे चढ़े हुए मंडलाइट्स की पॉलिटिक्स का मेन फायदा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यादवों को मिलता है, बाकी ओबीसी को नहीं मिलता। और बीजेपी इसीलिए एक दरार पैदा करने में सक्षम हुई विद इन द एससी ब्लॉक एंड विद इन द ओबीसी ब्लॉक, यानी एससी ब्लॉक और ओबीसी ब्लॉक में एक दरार करी, जिसका फायदा जो है अब जो वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, और इस कारण से बीजेपी एक हिंदू मोनोलिथ बना पाई। वही प्रॉब्लम आज भी सौरभ मैं कहूंगा कि एसपी और बीएसपी की है, वो एग्जिस्ट करती है। अखिलेश यादव के पिताजी जो थे वो पॉलिटिकल सूरबा और पहलवान ऐसे ही नहीं थे, देखिए वो पॉलिटिकल समझ उनमें थी, वो प्लस क्रिएट करने की जो कला है कि उनको पता था कि वेस्ट इस गंगा के कछार में तमाम इलाके में वेस्टर्न यूपी साइड में यादवों का दबदबा है, उनका वोट मिलता है, तमाम जगह ईस्टर्न यूपी में भी यादवों का वोट मिलता है, लेकिन ईस्टर्न यूपी जाकर के उनका वोट टोटल जो कंसोलिडेशन है वो नहीं हो पाता 30% से ऊपर का। उसके लिए देखिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फूलन देवी नाम की एक मल्लाह कानपुर देहात से उठा करके वो उसे ईस्टर्न यूपी मिर्जापुर ले गए, और मिर्जापुर ले जाने पे उन्होंने उस मल्लाह जो एमबीसी वोट है उसको अपील किया, और उसका उन्होंने फायदा उठाया कि 39 सीट्स उनके पास 2009 के चुनाव में आई थी, 2004 के चुनाव आई थी, जिसके कारण मुलायम एक बहुत बड़ा फैक्टर थे यूपीए सरकार को बचाने में। लेकिन यही जो कमजोरी है इस टाइम पे प्लस की मायावती की पॉलिटिक्स में, मैं कहूंगा कि एक जाटव वोट उनका इंटैक्ट हो सकता है, वो जो बाकी टूटा हुआ दलित वोट अगर वापस आता है उनके पास, उनकी स्ट्रेंथ बनती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कॉन्टेस्ट अलग अलग होता है, मुस्लिम वोट में डिवीजन होता है, अखिलेश यादव अलग लड़ते हैं, हालांकि मुस्लिम वोट इस तरह करता है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है, लेकिन वो प्लस एलिमेंट जो है वो अगर उनसे दूर है तो बीएसपी की पॉलिटिक्स अभी थोड़ी थोड़ी मैं कहूंगा संशय में है। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या होगा। राहुल जी, आप अभी हिंट कर ही रहे थे कि हो सकता है कि दोनों पार्टी से अलग लड़े, मतलब उसको तय होने में थोड़ा वक्त है। अब ये चाहते हैं कि थोड़ा आप
उसके ऊपर इलैबोरेट करें कि अखिलेश अगर अकेले भी लड़ते हैं तब भी वो कुछ पार्टीज के साथ अलायंस करना चाहेंगे, कुछ छोटी पार्टीज के साथ में अलायंस हो सकता है, इस तरह की बात भी चल रही है, राजभर का स्टेटमेंट हमारे सामने है। और ये भी अटकल चल रही है कि हो सकता है कि चंद्रशेखर अखिलेश के साथ जाएं। अखिलेश जो गोलबंदी बनाएंगे विद और विदाउट मायावती, उसके बारे में क्या जानकारी है सर अभी आपके पास? उसके बाद हम ये भी चाहेंगे कि हिमांशु जी ये बताएं कि बीजेपी अभी कहाँ स्टैंड करती है एज वी स्पीक। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अलायंस है वो दास्तान कोई बहुत यानी वो ये ताना बाना बिना जो है वो बहुत आसान नहीं है कि आप करघे पे बैठ गए और आपने साड़ी बुन दी, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अरिथमेटिक जो है वो केमिस्ट्री डिक्टेट करती है, केमिस्ट्री के बिना अरिथमेटिक बहुत मुश्किल है। देखिए, अखिलेश और मायावती के अलायंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो फेज रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी थे वो यादव थे, यानी ओबीसी के जो एक बड़ा धड़ा है। और अगर आप पुराने सर्वेज देखेंगे तो जितने ज्यादा फार्म इंप्लीमेंट्स पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में यादवों के पास थे इस गंगा बेल्ट में, यूपी और बिहार में, यादव ने डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स बने, और इकोनॉमिक फोर्स बनने से आपको पॉलिटिकल पावर बढ़ती है। मंडलाइट्स का जब राइज हुआ उसके कारण उनको दूसरा फिलिप मिला, लेकिन एक चीज उसमें यह हो गई कि यादव जो थे उनको एक तरह से कहा जाने लगा कि वो नुवु ठाकुर हैं उत्तर प्रदेश के। नुवु ठाकुर मतलब नए ठाकुर, सामाजिक दबंग जिन्हें कहा जाता है। और इस सामाजिक दबंग के कारण एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि अगर आप 1990s से लेकर के जब मंडलाइट का राइज हुआ, वो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग फोर्स के रूप में, अभी कुछ सालों पहले तक अगर आप देखें तो मैक्सिमम केसेस जो दलित उत्पीड़न के होते हैं उसमें आप देखिए एक बड़ा धड़ा यादव का है। और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि सोशल ज्यादा फ्रिक्शन हो गया कि आप सोचिए कि 2007 में मायावती का और दलित का और ब्राह्मण का अलायंस बहुत आसान रहा, मगर हमने देखा कि जब महागठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ तो ये दलित और यादव का अलायंस जो है वो ग्राउंड लेवल पे उनका केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाया। तो ये एक केमिस्ट्री का इशू है। इस कारण से मैं ये कहूंगा कि मायावती ने जून 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा जीत गए तो उन्होंने अलायंस तोड़ लिया। अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि वो अलायंस नहीं करेंगे, वो अकेले जाना पसंद करेंगे। देखिए, इन दोनों की एक बात समझ में आ गया है कि ये दोनों अलायंस करके बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं कर सकते। दूसरा, ये लोकसभा चुनाव नहीं है जहां पे मायावती अकेली प्राइम मिनिस्टरियल एस्पिरेंट है, अखिलेश के अभी प्राइम मिनिस्टर एस्पिरेशन नहीं है। यहां पे दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि दोनों चीफ मिनिस्टरियल एस्पिरेंट हैं, और जब उनका नेता चीफ मिनिस्टरियल एस्पिरेंट होता है तो नीचे डाउन टिल द लास्ट कार्डर, लास्ट वोटर तक उसकी एस्पिरेशन होती है कि हमऊ मुख्यमंत्री। जब वो हमऊ मुख्यमंत्री कहता है अपने आप को और वो जाता है तो थाने में सम्मान पाता है, गली में उसका काम होता है, उसका खड़ंजा बन जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में असेंबली में इन लोगों का अलायंस मुश्किल है। लेकिन इस समय पे सबकी आई, अगर आप देखिए अखिलेश ने जिस तरह से कहा, बीएसपी ने कहा कि उनके एमएलए उन्होंने पहले ही निकाल दिए थे, उनको वो जोड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए अखिलेश कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज नोटेबल है कि वो अपनी जाति से निकल करके कुछ अन्य जातियों को जिनका वोट बैंक क्रूशियल है उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्लस एलिमेंट है। एक दूसरा एलिमेंट ध्यान दीजिए कि अकाली दल के साथ टाई अप हुआ है पंजाब में बीएसपी का। इस अलायंस को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि पहले भी ये लोग चुनाव इकट्ठे लड़ चुके हैं और इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। और इसको देखते हुए आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं बीएसपी भी कोशिश करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तराई रीजन में सिखों का एक वोट डेफिनेटली है, बहुत बड़ा नहीं, मगर उससे मैं कहता हूं कि उस एरिया का इन्फ्लुएंशियल वोट है। तो एक कवायद हल्की सी शुरू हुई है कि लोग बीजेपी से छुटकने शुरू हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर गए, राजभर पार्टी के संजय निषाद रास्ता ढूंढ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल अपना रास्ता ढूंढ रही है, उनकी कोई पूछ नहीं है। 2 साल से वो इस कवायद में लगे हैं कि दिल्ली में नहीं तो उत्तर प्रदेश में उनके पति को ही मंत्री बना दिया जाए। एक तरफ बीजेपी की जो वंडरफुल कास्ट केमिस्ट्री रेनबो कोalition था 2017 का और 19 का, उसमें बिखराव है।
और ये दोनों पार्टियां जो हैं अपने को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इशारा कर रही हैं एक्सपेंशन का। अभी पिक्चर बाकी है। मैं राहुल जी की बात में एक हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जो पंजाब के संदर्भ में इन्होंने कही, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। काशीराम जी मूलतः होशियारपुर के रहने वाले थे। बामसेफ का काडर मजबूत था, और जिस चुनाव का आपने जिक्र किया जिसमें इन दोनों ने मिलकर 12 सीटें जीती थी, 9 और 3, उस समय बीएसपी का वोट परसेंटेज 12% था, जो अब घट के 3-4 पे आ गया है। और अकाली दल भी कोई ऐसा नहीं कि बड़े पॉपुलैरिटी के सर्च पर हो सुखबीर बादल के नेतृत्व में। तो ये अभी वाटर टेस्टिंग, और सुखबीर बादल भी, उनके पिताजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े फोर्स नहीं है, सक्रिय नहीं है उतने। और हिमांशु जी, मैं यहाँ पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि इन्होंने जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न उठाए हैं कि अनुप्रिया पटेल को समायोजित करना, या उनके पति आशीष सिंह को योगी आदित्यनाथ की सरकार में, या निषाद पार्टी, ये दोनों ही लोग आके अमित शाह से और सब लोगों से, पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात हुई थी। तो बीजेपी के कैंप में इस चीज को, ये जो रीअलाइनमेंट हो रहा है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के खेमे में इसको काउंटर करने के लिए क्या तैयारी चल रही है? ये तो पता है कि उनके लिए बड़ा रिलीफ होगा कि सपा बसपा एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा अपनी सीमित राजनीतिक समझ में ये मानना है कि सपा बसपा लोकसभा चुनाव में उतनी बड़ी थ्रेट नहीं बन पाए। मोदी की लहर थी, सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी चीजों की वजह से, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर वो साथ होते तो ज्यादा क्रेडिबल ऑप्शन क्रिएट कर पाते। हिमांशु जी। देखिए सर, बिल्कुल राहुल जी ने जो बातें रखी हैं वो बहुत सिंपल वे में रखी हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से रखी हैं। उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी जिस कास्ट कॉम्बिनेशन की सोशल इंजीनियरिंग करके 2017 के अंदर जीती, 14 में जीती, 19 में जीती, उस सोशल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं डेंट पड़ गया है, और ये बात बीजेपी को अब मालूम है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो नॉन यादव ओबीसी को साधा था उन्होंने 2014 में, 17 में, 19 में। नॉन जाटव एससी वोटर्स को साधने की उन्होंने कोशिश की थी, और तमाम नेता उन्हीं के इर्द गिर्द लिए थे उन्होंने। तो ये कोशिश बीजेपी ने की थी और उसमें सक्सेस भी मिली थी, और इतनी बड़ी सक्सेस मिली थी जिसकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं कि ऐसी सक्सेस तो शायद पिछले 3-4 दशकों में किसी पार्टी को नहीं मिली थी उत्तर प्रदेश में। अब सवाल यह है कि बीजेपी सच में इस बात को जानने के बाद क्या कर रही है। आप देखिए, अमित शाह मिलते हैं अनुप्रिया पटेल से, परवीन निषाद, संजय निषाद से, कि देखिए यूपी के अंदर उनका क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ उनका जो कोर वोटर है वो नाराज हो गया है, ब्राह्मण। उसको मनाने के लिए वो जतिन प्रसाद जैसे व्यक्ति को लेके आते हैं जो 3 चुनाव हार गए, कि चलिए कम से कम ब्राह्मण चेहरा आएगा। अब सच में पार्टी के अंदर बहुत भयंकर किस्म की लड़ाई है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को अगर ये स्टेटमेंट देना पड़े कि चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, ये पार्टी लीडरशिप तय करेगी। योगी मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह सकते थे कि पार्टी डिसाइड करेगी कि योगी जी के नेतृत्व में जाना है नहीं जाना। और केशव जिस नॉन यादव ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें बीजेपी के साथ जोड़ने में उनका बहुत बड़ा रोल है। 2016 से उन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया था पार्टी के लिए, नॉन यादव ओबीसी को साथ लेके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरी डैमेज कंट्रोल में लग गई है कि कहीं नॉन यादव ओबीसी, एससी में जाटव, नॉन जाटव एससी कास्ट के जो वोटर्स हैं वो छिटक ना जाए, और इसीलिए वो एक तरीके से एक ऑपरेशन चला रही है, और जहां जहां कह सकते हैं चादर फटी है उसको रफू करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है चादर पूरी फट गई है या थोड़ी फटी है। थोड़ी फटी है तो रफू हो सकती है, अगर पूरी फट गई है तो पूरी फटी चादर का रफू नहीं होता। ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं, और इसीलिए आप देखिए कि बीएल संतोष आज फिर चले गए उत्तर प्रदेश। ये उसी परिप्रेक्ष्य में है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। पार्टी के नेताओं की अंतर कलह जो है वो बाहर आ रही है। इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर ये अब कंट्रोल नहीं हुआ तो चुनाव आते आते ये उस नतीजे पर पहुंच जाएगी जिसकी भरपाई शायद बीजेपी नहीं कर पाएगी। और चुनाव गलती से हार गई तो 2022 के बाद एक टेस्ट होना है, लिटमस टेस्ट होना है राष्ट्रपति के चुनाव का। भले ही एनडीए जीतेगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो उसके अंदर टेस्ट होगा वो बहुत बड़ा टेस्ट होगा। और आप देखिए कि यूपी के बाद और आसाम के बाद जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, आज देखे ना
कि आप कर्नाटक में बीजेपी को जो है विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, त्रिपुरा में करना पड़ रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश से आवाजें आने लग गई हैं, जो सबसे कहा जाता था बीजेपी के लिए शांत स्टेट है, वहां आराम से सरकार चलती है, कोई दिक्कत नहीं। वहां से अगर शिवराज के खिलाफ आवाज उठने लग जाए, त्रिपुरा में विप्लव देव के खिलाफ आवाज उठे, येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज उठे, हरियाणा के अंदर अलायंस बार बार कहे कि खट्टर ठीक काम नहीं कर रहे, और खट्टर को लेके पार्टी का संगठन ये कहता रहता है कि खट्टर साहब जो है पार्टी की सुनते नहीं है, अकेले चलते हैं। ये तमाम चीजें हैं कि खट्टर को भी 3 बार आना पड़ रहा है। योगी एक बार आए हैं, लेकिन बीएल संतोष दूसरी बार जा रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर। ये सोचना होगा बीजेपी को कि अगर इस बार यूपी के अंदर उनका सोशल इंजीनियरिंग कहीं खराब हो गई, तो इस बार तो 14 साल बाद वनवास खत्म हुआ था, फिर पता नहीं उनको वनवास कब खत्म होगा। राहुल जी यूपी बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझसे ज्यादा थोड़ा। दो इसमें मैं इनपुट ऐड करना चाहूंगा एंड देन वील स्विच टू विकास पाठक। हमारे साथी निखिल के पास विकास जी से जुड़ा सवाल है। सपा के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी जो अखिलेश यादव के बहुत क्लोज हैं, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, देखो भैया मुकाबला तो हमारा और भाजपा का ही है, कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, कुछ सवर्ण वोट काटेगी जो हमें फायदा ही करेगा, बाकी जो हमारा वोट है उसको दिख रहा है कि अखिलेश यादव ही फाइट दे सकते हैं। उस फाइट को मजबूत करने के लिए हमारी तमाम राजनीतिक दलों से बात चल रही है। उन्होंने चंद्रशेखर रावण का जिक्र किया, वो बेस्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जयंत चौधरी से बात करें, तो वो एक तरह से पैराडाइम भी फिक्स कर रहे थे, कैनन भी फिक्स कर रहे थे कि भाई आपको आना है, हमारा एक वेस्ट यूपी में क्रेडिबल अलाय है आरएलडी के रूप में, आपको उनके साथ समायोजित करके सीट शेयरिंग करनी होगी, और हम आपको वेस्ट यूपी में ही एकोमोडेट करेंगे, हम आपको पेन यूपी दलित नेता मान लें चंद्रशेखर रावण को, इसके लिए वो तैयार नहीं है। और इसके अलावा आप देखिए बीजेपी की तरफ से जो फीलर्स भेजे गए राजभर की पार्टी को, तो उस पर भी जवाब नहीं आया। आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं, शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं नेता नगरी, तो आनंद शुक्ला मंत्री हैं, उन्होंने कहा नहीं वो आए राजभर जी, उनका स्वागत है आदि इत्यादि। दूसरी मेरे बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से उत्तर प्रदेश की बात हुई, तो उन्होंने भी ये सब बातें मानी कि योगी जी के साथ एक समस्या ये है कि संगठन के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं रहा। एक चीज उन्होंने ये कही। दूसरी चीज उन्होंने वो कही जो और विपक्षी भी इल्जाम लगाते हैं कि जो एक ब्यूरोक्रेसी का सर्कल है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, उसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं विधायकों को। ठीक है भाई, आपके कुछ विधायक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे विधायक खराब हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लगभग हर विधायक कह रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी नहीं सुनी जाती है। इस चीज को लेकर कहा, और इस बात पे तो सूत्रों के हवाले से खूब बात हो रही है कि बीजेपी के अपने आंतरिक आकलन में है कि आज की तारीख में वो 200 के नीचे है। और इस बात पे भी बात हो रही थी कि अभी बीच चुनाव में तो मुख्यमंत्री बदलना ठीक नहीं होगा, लेकिन 2022 के बाद क्या होगा कहा नहीं जा सकता। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के काउंटर में राजनाथ सिंह का भी बयान आया है कि योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। निखिल, आप विकास से सवाल पूछना चाह रहे थे। हाँ, विकास जी से मेरा क्वेश्चन यही होने वाला था कि जब ये टूट की खबर आई, फ्रैक्चर की खबर आई कि वो जाकर के अखिलेश से मिल रहे हैं, तब असलम रायनी का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि 11 लोग तो हम अभी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ और लोग हमारे साथ में आ जाए तो हम अपनी पार्टी भी फ्लोट कर सकते हैं, जब फिर वो आपको अदल बदल से आजाद हो जाएंगे। अब जब आप शुरू वाली बात देखने लगते हैं तो एक पीक करती है, बहुत बड़े जाकर के खड़ी होती। क्या आज बीएसपी वहां पे है जहां पे वो मायावती के बिना काम चला ले? मतलब अगर ये लोग निकल के अपनी पार्टी फ्लोट करते हैं तो इनका अपना भविष्य क्या होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर बीएसपी को किसी भी रूप में मतलब सरवाइव करना है, तो मायावती जिस तरह से अपना काम करते आई, जिस तरह से खुद को कैरी कर रही है, क्या उसमें बीएसपी अपना भविष्य ढूंढ सकती है किसी भी स्वरूप में? और इसी में मैं एक सवाल और ऐड कर दूं सप्लीमेंट्री कि क्या एक संभावना ये बन सकती है कि 1996 वाला प्रयोग नए स्वरूप में दोहराया जाए और बसपा और कांग्रेस की जुगलबंदी हो? देखिए, ऐसा है कि जहां तक मुझे समझ में आता है, जो निखिल की बात का अगर मैं जवाब दूं, तो जो मैं पिछला उत्तर दे रहा था निखिल को, वहीं से मैं शुरू करूंगा कि जो बीएसपी है, और बीएसपी ने मैं बोलूंगा कि तमाम मतलब जो दलित मूवमेंट वाली पार्टियां हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग एलजेपी, और निखिल ने वो सही कहा था कि रीजनल पार्टीज में भी ऐसा होता है कि परिवार व्यक्ति पे होता है,
लेकिन हल्का सा वहां मेरा कैवियट यह है कि रीजनल पार्टी जो है रीजन का रिप्रेजेंटेटिव चुनती है वीज़ द नेशन, तो ऑब्वियसली वो किसी व्यक्ति को चाहती है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन दलित आंदोलन नॉर्मेटिवली जो है वो अपने आप को पैन इंडियन देखता है। तो इवन मायावती के भी जो सिंबल्स आप देखेंगे, जो उन्होंने मूर्तियां खड़ी की, वो मूर्तियां उत्तर प्रदेश के केवल दलितों की नहीं है, वो तमाम दलित बहुजन आंदोलन के नेताओं की हैं। लेकिन अब है क्या, जो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि एक पिछड़ापन, एक मटेरियल बैकवर्डनेस, एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रांग है कम्युनिटी में, तो इंडिविजुअल अपवर्ड मोबिलिटी हमेशा काउंट करती है। यहाँ मायावती उसकी सिंबल बन गई कांशीराम के बाद, उनकी उत्तराधिकारी बन के। अब मायावती की पार्टी में जो आपने निखिल पूछा कि अगर उनके जो सस्पेंडेड विधायक हैं, जिन्होंने जो अखिलेश से मिले, उन्होंने कहा कि ये भी संभावना अपनी पार्टी फ्लोट करने, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा कि मायावती का सक्सेसर बीएसपी के अंदर जब तक मायावती न चाह लें, जिसको वो खुद चिन्हित न कर दें, ऐसा सक्सेसर मेरी नजर में मायावती का बीएसपी में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बीएसपी की जब हम बात करें तो हाँ, जाटव वोट ही आज उसके पास बचा है, उसके ऊपर तो उसके पास कुछ बचा नहीं। और उसमें जैसे पहले सौरभ ने भी बात की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेस है, मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। और केवल मायावती की बात नहीं है निखिल, सच्चाई ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश का दलित आंदोलन जो है, उसकी जो शुरुआत हिस्टोरिकली है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुई। उसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं कि जो यहाँ के जाटव थे, आप देखिए यहाँ कैंटोनमेंट सिटीज थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ है ना, आगरा है, ऐसे करके जो शहर हैं। तो कैंटोनमेंट सिटीज में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने कैंटोनमेंट्स बनाए तो मिलिट्री के लिए बूट्स की डिमांड आ गई, और उस डिमांड से क्या है कि जो जाटव समुदाय है उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आया, जो कि सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम था। वहां से उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ, और शिक्षा के प्रचार के साथ ये कॉन्शियसनेस आई कि हमें कास्ट सिस्टम को चुनौती देनी है। तो यहाँ भी अब मैं ये कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है, उन्होंने अपना मीडिया में तो थोड़ा सा हाइप उनका बन ही गया है। मायावती ऐसे डिक्लाइन पे है कि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि हमने मायावती को इतना कमजोर कभी देखा। मतलब मेरी मेमोरी में नहीं है जब से बीएसपी का राइज हुआ कि मैंने मायावती को इतना कमजोर देखा, क्योंकि चाहे वो अकेले पावर में आई हो 2007 में, वो मैं मान रहा हूँ वो काफी टाइम हो गया, लेकिन 90s की मायावती बहुत असर्टिव हुआ करती थी। बसपा के जो स्लोगन होते थे वो ऐसे होते थे कि दलित समाज में वो आग फूंक देते थे। आज जो मायावती दिखने में लग रहा है, बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप्स लेती है जो कंट्रोवर्शियल स्टेप हो, वो चुपचाप समर्थन कर देती हैं। तो आज की तारीख में कई चीजें आप देखिए कि एक तो मायावती के अंडर बीएसपी ऑर्गेनाइजेशनली वीक नजर आ रही है, मायावती शांत नजर आ रही है, पहले की तरह का उनमें एग्रेशन नहीं रह गया। ये भी लग रहा है कि जिस तरह सीटें कम होती जा रही हैं कि जमीन से जो जुड़ाव हुआ करता था मायावती का, वो बहुत हद तक खत्म हो चुका है। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि जो एक तरह से कॉन्शियस कांशीराम का ट्रेंड दलित है, या कांशीराम को अपना आइडियल मानने वाला दलित है, जो अंबेडकर को भी अपना आइडियल मानता है, उसकी नजर में अगर आप भाजपा पे सॉफ्ट जाते हैं, क्योंकि वैसे तो वो कांग्रेस के भी क्रिटिक रहे, इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ कांग्रेस के अगेंस्ट लिखा, कांशीराम जी चमचा एज की बात करते थे, तमाम ऐसी चीजें होती थी। लेकिन आज की तारीख में हिंदुत्व जो है, प्रखर हिंदुत्व जो है, उसको एक जो अंबेडकराइट एक्टिविस्ट है बहुत बड़ा उसको थ्रेट मानता है। मायावती में वो फायर नहीं नजर आ रही है, जिससे कि एक चीज कन्वे हो कि हाँ, एक एम्पावर्ड दलित पॉलिटिक्स इनके थ्रू अब संभव है। तो अब मेरा सवाल यह है कि मुझे लगता है कि मायावती को जाटव के अलावा वोट शायद अब मिलना नहीं है। जाटव में भी पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कुछ श्योर नहीं है। तो जाटव वोट जितना है उसके साथ तो इनकी सीटें बहुत ही कम होने वाली हैं जब तक कि इनके पास अलायंस ना हो। अलायंस ये अखिलेश से करेंगे नहीं, जैसे सौरभ ने बोला, आज भी अखिलेश और मायावती अलायंस हो जाए तो कुछ एरिथमेटिक फायदा होगा, जो राहुल जी ने बोला कि अब वो फायदा नहीं हो सकता जो 1993 का था। उसके तमाम कारण हैं, एक तो मायावती का डिक्लाइन हो चुका है, दूसरा हिंदुत्व का राइज हो चुका है। तो हिंदुत्व ने वो जो 90 में के दशक में एक डिबेट आई थी कि हिंदुत्व का जब राइज हो रहा था राम टेम्पल में, तो उसका काउंटर माना जाता था कास्ट, कि अगर हिंदुत्व ये क्लेम करता है कि भाई सब हिंदुओं को एक साथ लेके आओ, तो कास्ट पॉलिटिक्स जो है, जो मंडल की पॉलिटिक्स है या जो दलित पॉलिटिक्स है, बताती है कि हिंदुइज्म के नाम पे कुछ नहीं है, ये तो एक दिखावा है, बेसिकली ये ब्राह्मणवाद है। तो वो ये नारा भी चलता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। तो वो जो चीज है, वो कास्ट का जो कटिंग एज था वीज़ावी हिंदुत्व, वो जा चुका है, क्योंकि हिंदुत्व का राइज 2014 से बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत ज्यादा होने के साथ साथ
नॉन यादव ओबीसी में बहुत डीप डेंट मारा है, अति पिछड़ों में हिंदुत्व ने। साथ में नॉन जाटव दलित में थोड़ा बहुत डेंट है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ है कि अब हिंदुत्व कोई ब्राह्मण बनिया पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है बीजेपी की। हिंदुत्व अब क्या हो गया है कि लोगों की नजर में वो अक्रॉस द कास्ट स्पेक्ट्रम कट कर रहा है। ये मेनस्ट्रीम हो गया है। मतलब ये अपवाद उसमें केवल ये है कि यादव अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, जाटव बाय एंड लार्ज शायद मायावती के साथ है। लेकिन आज की तारीख में वो 93 वाला जो कॉम्बिनेशन था वो आना असंभव है। आज आप देखिए एग्रेसिव बातें तो अखिलेश भी नहीं करते, मतलब अब पिछड़ा का डिस्कोर्स वो कहाँ ज्यादा ले जाते हो। अभी तो उन्होंने, उनकी पार्टी ने गाना बनाया मुरलीधारी कृष्ण करके, वो मैं देख रहा था कल परसों, कभी उनकी पार्टी ने गाना रिलीज किया जिसमें कृष्ण से तो कनेक्ट किया गया है। तो कृष्ण से जब आप कनेक्ट करते हैं ओबीसी पॉलिटिक्स को, तो वो वैसी ओबीसी पॉलिटिक्स हो जाती है जो हिंदुत्व का काउंटर नहीं है, बल्कि वो ये कहती है कि चलो यादवों का भी एक बहुत बड़ा रोल है हिंदू धर्म में, ये किसी की बपौती नहीं है। लेकिन आज वो कॉम्बिनेशन 93 का संभव नहीं है। तो आज अगर अखिलेश मायावती आए तो अरिथमेटिक थोड़ा गेन है। मायावती अकेली जाती है तो मेरा संशय ये है कि बहुत बड़ा लॉस होगा उनको, क्योंकि अभी न तो उनके पास ये विधायक बचे हैं, अब 7 तो बच गए उनके पास, बाकी जो है जाके अखिलेश से मिल रहे हैं। ना तो उनके पास वो एग्रेशन है, ना वो माहौल है जो पहले था। तो ऐसे में अगर मान लीजिए अखिलेश और रावण में कुछ अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न यूपी में हो गई, जैसे अभी सौरभ ने भी जिक्र किया कि वेस्टर्न यूपी तक सीमित जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी संभावना हो सकती है अगर रावण एग्रीमेंट में हो उससे। ये आप इस पे सरप्राइज मत होइएगा कि अचानक से संभव है कि बीएसपी का वेस्टर्न यूपी में पोर्शन ऑफ वोट एक बड़ा रावण की तरफ चला जाए। क्योंकि होता क्या है, पॉलिटिकल चेंज ग्रेजुअल नहीं होता, एक टिपिंग पॉइंट आता है। टिपिंग पॉइंट के बाद बहुत बार होता है कि एकदम से गाड़ी बैठ जाती है। वो टिपिंग पॉइंट कांग्रेस का यूपी में आया था 89 से 91 के बीच में, जब एक टाइम पे हुआ करता था कांग्रेस जो है अपर कास्ट की, दलितों की और मुसलमानों की पार्टी थी। उसके बाद क्या हुआ, सीधा का सीधा कि अपर कास्ट राम मंदिर के साथ चला गया। मुसलमान को लगा कि मुलायम ज्यादा बड़ी गारंटी है, मतलब हिंदुत्व के को रोकने के लिए, वो चले गए उनके साथ, मुलायम के साथ। और जो दलित थे उन्होंने सोचा भाई एक गाड़ी के 2 पहिए तो निकल ही चुके हैं, तो बाकी 2 पहियों से वैसे भी गाड़ी नहीं चलेगी। उनकी पार्टी वैसे भी राइज कर रही थी कांशीराम के अंडर में बीएसपी, तो वो चले गए बीएसपी की तरफ। तो कांग्रेस अचानक से बिल्कुल बैठ गई। वैसे ही कांग्रेस दिल्ली में बैठी जब अरविंद केजरीवाल का राइज हुआ। तो अगर रावण और अखिलेश की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है तो ये संभावनाएं हैं कि वेस्टर्न यूपी में जो वोट है दलितों में मैं बोल रहा हूँ जाटवों का वोट, वो स्प्लिट कर सकता है। और स्प्लिट 50-50 कई बार नहीं होती है, किसी भी तरफ ज्यादा हो सकती है। लेकिन मायावती के बिना बीएसपी का कोई मुझे फ्यूचर अभी समझ में नहीं आता। और वैसे भी मायावती के साथ भी आज बीएसपी अकेले क्या एक फोर्स है यूपी में, आई डोंट सी इट एज अ फोर्स एट ऑल। ना वो इलेक्टोरल फोर्स दिखाई दे रही है पिछले कुछ साल में, ना उसके अंदर वो एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है। तो किसी भी तरीके से वो कहीं डेंट नहीं कर पा रही, ना वो कोई सिंबॉलिक डेंट दे पा रही है, ना रियल डेंट दे पा रही है। और जो समझ में आ रहा है कि अखिलेश और मायावती का दोबारा साथ आना मुश्किल लग रहा है, पर बहुत ही मुश्किल है। अकेला चांस इनके पास वही था कि थोड़ा अखिलेश मायावती अगर एक साथ आ जाते तो मायावती को थोड़ा 19-20 फायदा हो सकता था। लेकिन अभी मैं मानूंगा कि लड़ाई अगर है, अगर बीजेपी सीधा जीत नहीं रही है तो लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश ये कर ले जाए कि समाजवादी प्लस आरएलडी जो जिसका जाट बेस है बेसिकली, और अभी फार्म प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, प्लस अगर रावण हो जाए तो ये कुछ डेंट वहां पे मार सकते हैं। और मैं एक और भी चीज बता दूं, जैसे राहुल जी ने बात की थी, यादवों के साथ यूपी में क्या है, आबादी तो उनकी तकरीबन 9% आती है, लेकिन वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आबादी है। पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा एरिया जहां यादवों की अच्छी खासी आबादी है। और दूसरा जो आपको एरिया दिखता है वो आपका इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, ये जो बेल्ट है ये बहुत यादव हैवी है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में वेस्ट यूपी के चले जाएंगे, जहां आप शुगर केन बेल्ट में पहुंच जाएंगे, वहां यादव आबादी गिर जाती है। लेकिन अगर ये अलायंस बनता है तो वहां दलित बहुत है, वहां जाट का भी इन्फ्लुएंस ठीक ठाक है, यही है। लेकिन मायावती का जो आपने पूछा निखिल, मुझे लगता है अकेले, मतलब ना उनका अभी मुझे कोई स्टैंडिंग लग रहा है, ना उनको अगर छोड़ के जाए और बीएसपी के कुछ लोग एक नई पार्टी बनाए, वो पार्टी का तो मुझे बिल्कुल भी कुछ स्टैंडिंग नहीं लग रहा, क्योंकि ना उसके पास कुछ माहौल होगा, ना उसके पास फेस होगा। तो मैं यही इसका जवाब दूंगा। राहुल श्रीवास्तव जी,
कांग्रेस की रणनीति को कैसे देख रहे हैं आप? सौरभ जी, कुछ दिख रही है आपको रणनीति? नहीं, प्रियंका गांधी का तो पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही है। देखिए सौरभ, मेरे को लगता है कि कांग्रेस, जो पिछली बार चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी। एक बड़ा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने दिखाया था कि फ्रंट फुट पे खेलेगी। देखिए, कांग्रेस को प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस को तय ये करना है कि उसको शुरू कहां करना है। कांग्रेस को ये तय करना है कि क्या वो पहले संगठन खड़ा करे, क्या वो अपने लिए एमएलए ढूंढे, क्या वो उसके लिए खर्चा पानी और कास्ट इक्वेशंस निकाले, कौन सी जाति उसके साथ है इसका सर्वे कराए। मेरे को लगता है कि कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, वो कांग्रेस इतनी पीछे चली गई है 1989 के बाद से कि कांग्रेस को ये नहीं पता है कि उसको शुरू कहां करना है। तो उनका मेन फोकस अगर आप देखिए तो मैंने थोड़ा सा कांग्रेस के लिए थोड़ा जुल्म होगा, लेकिन आप देखिए उनका एफर्ट क्या है। एक चुनाव में वो मायावती के साथ, बीएसपी के साथ जाते हैं, आपने जिक्र किया। एक उसके बाद वो बीजेपी के साथ भी जाते हैं किसी चुनाव में। एक चुनाव में वो अखिलेश यादव के साथ जाते हैं। कहीं वो कहते हैं कि वो फ्रंट फुट पे अकेले बैटिंग करेंगे। कभी वो प्रेजेंट करते हैं कि वो प्रियंका गांधी को आगे करके चुनाव को, अपनी चुनाव की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। कभी वो किसी एक घटना पे अचानक कांग्रेस बहुत सक्रिय दिखाई देती है, जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ सिंटिलेशन, यानी एक चमकदार पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस करती है। मगर उत्तर प्रदेश जो है वो एक गैलेक्सी है पॉलिटिकल, जहां 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग नहीं, ये दिल्ली नहीं, ये उत्तर प्रदेश है सौरभ, जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। दुनिया का, हिंदुस्तान का हर 6ठा आदमी यूपी का है, दुनिया का हर 36वां आदमी उत्तर प्रदेश से है। इस राज्य में आप पॉइंट ऑफ सिंटिलेशन नहीं, आप एक चमकदार इवेंट जिसमें प्रियंका गांधी पहुंच गई, स्कूटर पे बैठ गई, स्कूटर पे पहुंच के कहीं पहुंच गई, पुलिस को चकमा दे दिया, 4 पत्रकारों ने इंटरव्यू कर दिया। नहीं साहब, उत्तर प्रदेश में आपको बैठ करके कहीं मेरे जहन में उतरना पड़ता है। आप जब जहन में उतरेंगे तो पहले आपको इस दृष्टि से देखा जाएगा कि आपको क्या फायदा होगा। वो ये कहेगा कि साहब हमका काम मिली, मुझे क्या फायदा होगा। वो तमाम कास्ट के ताने बाने, अपने इकोनॉमिक ताने बाने, अपना धार्मिक सवाल जवाब, वो सब कुछ जोड़ता है, तब जाकर के बनती है एक बनारसी साड़ी। तो उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सोचिए कि यूपी में विकास ने कहा कि अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम्स को लेकर के कांग्रेस चलती रही और जीतती रही। आप ये सोचिए कि ये तो बहुत छोटा धड़ा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का, क्योंकि अगर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम को ले लिया जाए तो ये तो करीब 45% को साथ लेकर के जीतती हुई पार्टी थी, बाकी 55% तो साइड में पड़ा था। जब आपके हाथ से ये भी निकल गए, आप बीएसपी आगे बढ़ गई, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ गई, बीजेपी आगे निकल गई, तो आपके खीसे में बच्चा नहीं। ऊपर से यूपी में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि आपके खीसे में हो 5 रुपया तबाहू हम 50 रुपया डाली। जब आपके पास एक भी कास्ट बैंक नहीं बचा है तो आपके पास मुस्लिम भी नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो बीजेपी को हराने को आतुर है। लेकिन अगर कांग्रेस का कहीं कैंडिडेट है, उसके पास कुछ नहीं है, तो अकेले मुस्लिम भी वोट नहीं डालेंगे। ये क्राइसिस जो आई है, आई थिंक ये एवोल्यूशनरी क्राइसिस थी और उसी में बीएसपी की भी क्राइसिस आई। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जाटव्स के लिए एक प्रॉब्लम है कि जाटव्स भी बहुत कमिटेड वोट है बीएसपी का। वो कितना दूर जाएंगे बीएसपी से, क्योंकि सत्ता की ललक में, या मैं कहूंगा कि जाटवों में तो अभी भी थोड़ा बहुत एक वर्ग ऐसा होगा जिनको सोशल इक्वालिटी की ललक अभी भी जिंदा है दलितों में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पका हुआ फल है उनकी टोकरी में आके गिर गया। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, अभी भी कास्ट इक्वेशंस बहुत खराब है, जुल्म जो जातीय होते हैं वो अभी भी होते हैं। और इसको देखते हुए उनके पास एक रे ऑफ होप है। सौरभ, मैं एक छोटा सा बयान करूंगा कि मायावती की एक नए बनाए हुए उनके मैदान में एक रैली हुई, और उस रैली के 3 दिन पहले से सौरभ वहां पे तमाम गांवों के बांदा पाठा जो इलाका है, जहां बहुत बेइंतहा गर्मी, बहुत बेइंतहा गरीबी
और बेनतेहा पानी की कमी है। वहां के कुछ लोग 3 दिन पहले से आके बैठे थे, छोटी छोटी लकड़ियों की तीलियां डाल डाल करके चूल्हे जला रहे थे और इतने मोटे मोटे बाजरे के रोट बना रहे थे। और जब उनसे मैंने पूछा तो कहा कि मायावती मुख्यमंत्री आएंगी। देखिए, उनकी रैली होने के बाद 2 दिन तक उनकी रैली से सोफा नहीं हटाया गया था। वो सोफा इसलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि तमाम लोग जो रैली के टाइम पे भीड़ के कारण नहीं पहुंच पाए थे, वो सिर्फ मंच पे चढ़ के उनका सोफा छू भर लेते थे और उनको एक सेंस मिलता था कि दे हैव अराइव्ड, कि वो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मैप में कहीं सम्मान पाने लायक किसी और के सम्मान के साथ, यानी मायावती बड़ी हो गई है, उनसे जो उनको सम्मान मिल रहा है, उनके सोफे को छूने भर से सम्मान मिल रहा है। ये फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के रहते हैं। हालांकि विकास ने सही बात कही कि विद इन द जाटव फोल्ड बहुत सारे नए लड़के जो कि अभी पढ़ लिख लिए, बड़े मोबाइल हैं, जीन्स है, पैंट है, शहर में छोटी मोटी नौकरी की आस है, उन्होंने उत्पीड़न की वो इंतहा नहीं देखी, तो उनके अंदर जो एंग्स्ट है, जो एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट है या सोशल एंग्स्ट है, वो उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन मायावती की पॉलिटिक्स को मैं अभी राइट ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि पिछले चुनाव में अगर अलायंस अखिलेश से हुआ, मायावती तब भी उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके निकल गई। उनकी कास्ट इक्वेशन और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अखिलेश जितनी खराब नहीं है, क्योंकि अगर कहीं ब्राह्मण नेता बहुत नाराज हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी से, तो वो मायावती को वोट दे देंगे, क्योंकि यादव और ब्राह्मण का 36 का आंकड़ा है। इसी तरह से अगर मायावती कुछ सीटें ले आती हैं, उत्तर प्रदेश में हम वर्टेड होता है, तो मायावती बीइंग अ ग्रेटर एक्सेप्टेबल फोर्स, मायावती की पॉलिटिक्स को मैं अभी रूल आउट नहीं करूंगा। सौरभ जी, हिमांशु, आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा मैं। ये पूरी उत्तर प्रदेश की जो बातचीत हो रही है, खासतौर पर बीजेपी के कंटेक्स्ट में, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? जो इतनी सुगबुगाहट रही, कई लोगों ने कहा खामा ख्याली है, अभी आपने कहा बी एल संतोष दोबारा पहुंचे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग और SC/ST आयोग के मुखियाओं को नियुक्त किया गया है, करेक्टिव मेजर्स की तरह देखा जा रहा है। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है तो पार्टी आलाकमान वहां भी चीजें सुधारने में लगा है। देखिए, पार्टी आलाकमान के लिए ये खतरे की घंटी बहुत पहले बजनी चाहिए थी। मैंने बहुत बार कहा है, वो पार्टी आलाकमान को बजी नहीं। जब इसका पार्टी को एहसास हुआ तो पार्टी ने एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अब बहुत कम समय बचा है सौरभ। इस पेंडेमिक में इस तरीके से इतनी बड़ी घटना का रफू करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल काम है। और जब एक तरफ अभी आपने भी कहा कि राजनाथ सिंह खुद कहते हैं कि चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, केशव प्रसाद कुछ और कह रहे हैं, पार्टी की अंदरूनी लड़ाई भी है और पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ गई है। अब उसको कैसे सुधारा जाएगा, इसको लेकर बहुत बड़ा फोकस पार्टी का है। पार्टी उस पर काम कर रही है। अनुप्रिया पटेल से लेकर तमाम ओबीसी नेताओं से बात कर रही है। ओम प्रकाश राजभर तक को लाने की कोशिश की जा रही है। कहीं मैं एक और चीज इसमें जोड़ दूं, बीजेपी जरूर चाहेगी कि इस जब कैबिनेट रिसफल हो केंद्र में और यूपी में, तो जाटों का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया जाए और खासकर उत्तर प्रदेश के जाटों का रिप्रेजेंटेशन केंद्र में हो, हरियाणा के जाटों का ना हो। हरियाणा में चुनाव अभी दूर है। अब बीजेपी के लिए समस्या सिर्फ ये है कि इन सब चीजों से बीजेपी कैसे निपटेगी। क्या अमित शाह इस पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ले लेंगे? क्योंकि इतना तो तय है, जिस तरीके से अमित शाह पिछले 20 दिनों में एक्टिव हुए हैं, ये साफ संदेश है कि अब आने वाले दिनों में पूरी पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में चुनाव तक अमित शाह के हाथों में रहने वाली है। अब अमित शाह क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि अमित शाह के पास एक चीज तो अच्छी है कि उनके पास लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कास्ट कॉम्बिनेशंस को समझा है। जो बात राहुल जी कह रहे थे, विकास कह रहे थे कि उन्होंने नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ लेके आए और SC में नॉन जाटव SC को एक साथ लेके आए और अपने कोर वोटर को जो है इंटेक्ट रखते हुए चुनावों को जीता है। ये एक अच्छी चीज है। बाहर के नेताओं को हायर किया, हायर इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर से लेके आए और उनको, वो जानते थे कि किस पर्टिकुलर सीट पे, पर्टिकुलर एरिया में, किस रीजन में इनका दबदबा है। वो सारी चीजों को ध्यान रखे अमित शाह ने चुनाव रणनीतियां बनाई है, उसको जीतता है। लेकिन क्या इस बार वो पार पाएंगे? इसका कारण ये है
क्योंकि आपने तब तक चुनाव जीते जब तक आपकी सरकार के कामकाज को वहां की जनता ने नहीं देखा। 19 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं, और बाकी राज्यों में जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हरियाणा हो, झारखंड हो, या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, वहां के नतीजे हम सबने देखे हैं। वो वहां पे कामकाज देखने के बाद जनता ने विधानसभा में वोट किया है। तो विधानसभा के अंदर अब जब जनता योगी सरकार का कामकाज देख लेगी और पार्टी की नाराजगी के सरफटबल जब नजर आएगी, तो उसको किस नजरिए से वोट बैंक को अपने बचाएगी बीजेपी। और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो, देखिए 312 का नंबर तो अब शायद नहीं आएगा, जो पार्टी का इंटरनल सर्वे भी है, और आपने भी कहा कि 200 से कम का आंकड़ा है। मैं ये कहूंगा कि 150 से भी कम का आंकड़ा है पार्टी का। जो मेरी जानकारी है वो 150 से कम की है, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे फैसले फिर बीजेपी नहीं लेती है। अगर ये 150 से ऊपर या 200 से थोड़ा सा नीचे होते हैं तो बीजेपी को लगता है हम लास्ट के 2-3 महीने में मैनेज कर लेंगे, माहौल बना लेंगे, रैलियां करके अपने। लेकिन सच में फीडबैक बहुत खराब है, और इसी फीडबैक खराब को ठीक करने के लिए अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। अब देखना यह है कि कितने हद तक वो जो है इन सब चीजों को मैनेज करते हैं। चलिए, राहुल श्रीवास्तव जी, विकास पाठक जी, हिमांशु जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया नेता नगरी में दोनों विषयों पर इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। इसमें दर्शकों के सवाल होते हैं और मेरे वरिष्ठ साथी निखिल उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। निखिल, पहला सवाल आपके लिए अंकित आनंद का है। लुकिंग एट चिराग पासवान इंसिडेंट, what is the future of young leaders in our country? In many states, old guard are not allowing young leaders to flourish. यंग लीडर के भविष्य को लेकर के सवाल पूछा गया। ऐसा है नहीं कि ओल्ड गार्ड यंग लीडर्स के भविष्य को रोक दे रहे, मतलब कि पॉलिटिक्स में आपको ये कभी हो, आप ये उम्मीद ही मत रखिए कि चाहे, मतलब हमने तो बाप बेटे में भी राज देख ही लिया, आपके स्टेट में हुआ था। तो आपको अपनी प्लेस अर्न करनी पड़ती है, चाहे आप यंग हो, ओल्ड हो, अधेड़ हो, कैसे भी हो। तो अगर आप उतने शार्प नहीं है, अगर आप उतने मेहनती नहीं है, अगर आप उतने कनिंग नहीं है, तो आपको यंग होने को लेकर के जो लाइसेंस मिलता है, आप उसको भुना नहीं पाएंगे कभी भी, पॉलिटिक्स में हो चाहे वो किसी और जगह पे हो। और पॉलिटिक्स में जिसको कह लीजिए आप, मतलब बिना कॉन्टेस्ट के उस चीज का मजा ही नहीं है। तो आप जहां तक कि अलाउ करने वाली चीज है, तो वो तो कोई नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर आप ओल्ड गार्ड से पूछेंगे भाई आप कब रिटायर होना चाहते हैं, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। 60 बोलेंगे नहीं, उसके अभी तो मैं मजबूत हूँ, 70 कहेंगे नहीं अभी मैं और कर सकता हूँ। लोग 80-85 तक की इच्छाएं होती हैं। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर यंग लीडर्स चाहते हैं तो फिर उन्हें थोड़े से ब्रेव डिसीजंस लेने की कोशिश करनी चाहिए, और जहां उन्होंने रिस्क लिया है वहां पे उन्होंने अचीव किया भी है। बिल्कुल, ये तो मतलब एक एग्जाम्पल अगर आपको कोट हम करना, अगर एक एग्जाम्पल हम देखें तो 2 यंग लीडर्स हैं जिनके भविष्य को इस तरह से, मतलब जिनकी जहां से ये बहस निकल के आई है कि नहीं ओल्ड गार्ड अलाउ कर नहीं रहा है। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया है और राजस्थान में सचिन पायलट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक फैसला ले लिया और उन्होंने अब वो उसका अच्छा या बुरा वो फेस करेंगे। अगर वो अच्छा निकलता है तो वो उनकी किस्मत है, खराब निकलता है तो वो उनकी किस्मत है। सचिन पायलट ने डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा दिया। तो अगर आप जिसको कहते हैं फ्रंट फुट पे आके खेलने को तैयार हैं, तो आप खुद को यंग कहिए, तो आप खुद को पॉलिटिशियन कहिए, और फिर उसके अच्छे या बुरे नतीजे आपके होंगे। दूसरी चीज ये है कि जो नेता ओल्ड गार्ड या न्यू गार्ड की कहे कि साहब इनकी वजह से नहीं बढ़ पाने, इसका मतलब आप नेतागिरी के लिए उपयुक्त नहीं है ना। ये तो रामायण में भी जी राम जी से कहा गया था ना कि ठीक है आपके फादर आपको नहीं दे रहे हैं तो आप तो राजकुमार हैं, आपको लड़ के जीत लेना चाहिए। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही लॉजिक पॉलिटिक्स में लागू होता है। कोई देगा नहीं आपको पेट पर रख के। अगला सवाल शशांक जोशी का है। डू यू थिंक दैट देयर इज अ लैक ऑफ प्लानिंग इन मोस्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट strategies, whether it's GST implementation, demonetization, farmers bill, vaccination plan, whereas if we compare BJP's electoral planning, it works very well. How do you look at this? निखिल, आज रोल रिवर्सल है, आज आपको जवाब देने हैं। उनके सवाल में उन्होंने जवाब लिखा हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी एक अच्छी इलेक्शन मशीन है। चुनाव कैसे लड़ना है, अब बिल्कुल IIM के लोगों को भी किताबें लिखनी चाहिए बीजेपी में, और वो बढ़नी चाहिए पूरी दुनिया में। वो उसके गुरु है, मास्टर है। अब दूसरी बात है, जो जिन डिसीजंस का नाम हमारे व्यूअर ले रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस से उनका संबंध है। और
ये उम्मीद की गई थी कि जब आप 3 टेन्योर का एक्सपीरियंस लेकर के वहां पे आएंगे एक स्टेट से जो कि बहुत अच्छा कर रहा था, कम से कम ये बताया गया, यही चीज सेल की गई गुजरात मॉडल। तो थ्योरी में ये लग रहा था कि ये चीज बहुत अच्छी होगी, लेकिन मतलब अगर उनकी कॉम्पिटेंस को सीधे क्वेश्चन ना भी किया जाए तो भी आप सक्सेसिव डिसीजंस में देख पाएंगे कि या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस आपको सीधे सीधे दिख जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सोच करके फैसले लिए नहीं गए। वैक्सीन पॉलिसी इसका क्लासिक उदाहरण है। इससे पहले आप जाएंगे डेमोनेटाइजेशन जिसका वो नाम ले रहे हैं, वो भी एक अच्छा ही उदाहरण। जीएसटी में मैं नहीं कहूंगा कि ये अकेले मोदी सरकार की वजह से हुई गड़बड़ है, क्योंकि जीएसटी कोई भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो इसी तरह से प्ले आउट होने वाली थी। डिफरेंस क्यों लोग मतलब खड़ा करते हैं, लोग इस गवर्नमेंट से ज्यादा अपेक्षा क्यों रखते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छा करना था, आपने नहीं किया, और वो एक शिकायत की तरह इसमें पैदा हुई, क्योंकि इन्होंने कभी एडमिट किया नहीं कि इनसे कोई गलती होती है, या ये किसी भी मायने में इम्परफेक्ट है। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं एस्ट्रोनॉट, तो अगर उस तरह से आप काम करेंगे तो गलतियां हो जाती हैं, और तभी लोग आपकी कॉन्फिडेंस को क्वेश्चन करते हैं। शशांक, आपके सवाल पे मेरा भी एक रिमार्क है कि संगठन चलाना, चुनाव जीतना, पब्लिक को प्रॉमिस करना, नैरेटिव सेट करना, इट नीड्स सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स, और बीजेपी इसमें माहिर है, जो हमने देखा भी है, और गड़बड़ाते भी हैं कई जगह पे। अगर आपके पास एक सॉलिड लीडर है तो कई बार आप सेल थ्रू भी करते हैं। सरकार चलाने में आपको एक अलग किस्म का बड़प्पन दिखाना होता है, वहां पे अहम नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे आपको डिलीवर करना है, रिजल्ट देना है। इलेक्शन इज प्रॉमिस, गवर्नमेंट इज डिलीवरी, और आप जब डिलीवर करना है तो आपकी स्क्रूटनी भी खूब होगी, आपको सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, और उस मामले में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को और काम करने की जरूरत है। आलोचनाओं को सहन करना, अगर कोई समालोचना कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज बता रहा है तो उसको एडमिट करना, चाहे वैक्सीनेशन पॉलिसी हो, आप देखिए कैसे गोल पोस्ट चेंज होते रहे, तो आप मानिए ना कि भाई ठीक है, आपके पास दुनिया भर में इतने एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको साथ लाते, बिल्कुल अटेंटिव रहते लगातार, और अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी को आप शुरू से दुरुस्त रखते। जो काम अब आप कर रहे हो, बहुत सारे आप कंसल्टेंसीज को, बहुत सारे लोगों को साथ लाके अब आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते, वो पहले भी हो सकता था, उस अहमन्यता से बचना चाहिए। अजय सिंह का सवाल है, कैन वी सी सचिन पायलट इन दिल्ली लीडिंग कांग्रेस फॉर 2024 as he's young, talented, smart, loyal, also will have strong backing from G23? अजय सिंह, आपके सवाल के दो जवाब है। पहला, ये मुमकिन नहीं है सचिन पायलट केंद्र में आके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ना तो उनके पास किसी तरह की बैकिंग होगी ओल्ड गार्ड की, ना न्यू गार्ड की। जो न्यू गार्ड है वो उन्हें अपने उनके समकक्ष मानेगा, अपना नेता नहीं मानेगा, और ओल्ड गार्ड कंफर्टेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, G23 की बैकिंग होगी, लेकिन G23 कांग्रेस नहीं है, और G23 के ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट रहने की वजह से ही इनका अस्तित्व है, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, एक लंबी फेहरिस्त है, उसमें जनाधार वाले नेता बहुत कम ही हैं। और तीसरी चीज, कांग्रेस विल नॉट सी बियॉन्ड गांधी फैमिली, इस पर हम काफी बार बात कर चुके हैं। अहान वैद्या का सवाल है, इज तेजस्वी सूर्या द फ्यूचर ऑफ बीजेपी एंड द फ्यूचर ऑफ बीजेपी कर्नाटका स्पेसिफिकली इन द पोस्ट येदियुरप्पा एरा? नो, आई डोंट थिंक सो। तेजस्वी सूर्या अभी बहुत यंग है, he is in his early 30s, 1990 born है, if I remember correctly, और वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, अर्बन लीडर हैं, और वहां पर कर्नाटक को एक ऐसे लीडर की भी जरूरत होगी जो लिंगायत या वोक्कलिगा, दो जो डोमिनेंट समुदाय हैं, उनसे आता हो, और जिसका पैन कर्नाटक अपील हो। तो अभी तेजस्वी सूर्या बहुत दूर की कौड़ी है। ओमकार दड़पे का सवाल है, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और फ्रॉम जम्मू कश्मीर, बेसिकली अवे फ्रॉम हिंदी हार्टलैंड? I'll be more than happy जिस दिन मतलब मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति के ही पद पे कम से कम नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति रहे। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और वो हमेशा नंबर्स के बेस पे नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट की पोस्ट में तो हमने कई दफा देखा है कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का वो टूल होता है ना, कि आप प्रेसिडेंट पे किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, और उस चीज को खूब एडवर्टाइज भी किया जाता है। और मुझे ध्यान है कि जब ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा था तब भी, या ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल से पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात चल रही थी किसको बनाया जाए, तो कई नाम थे, लेकिन ये कहा गया कि नहीं साहब, सब दक्षिण का हो जाएगा या उत्तर का। कई बार उत्तर के नाम आते हैं, तो नहीं, प्रधानमंत्री उत्तर से है तो वो दक्षिण से। इस तरीके के बैलेंस की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर से भी बन सकता है, नॉर्थ ईस्ट से भी बन सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और बनता है तो अच्छी बात है। पर देखिए, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको
इसको आप किसी भी ढंग से ले सकते हैं, उसको हिंदुस्तान के एक बड़े वर्ग से कम्युनिकेट करने की सलाहियत आनी चाहिए। ये लिमिटेशन हम देखी, कामराज ने मना किया, देवेगौड़ा के वक्त में भी लिमिटेशन देखी है। शिव मोहन सक्सेना का सवाल है, बोथ सौरभ एंड निखिल, इन योर व्यू व्हाट इज गुड रोड मैप फॉर रिमूविंग करप्शन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट एंड होल सिस्टम ऑफ इंडिया? बताइए निखिल जी। एक पूरी रिपोर्ट है ना, यूपी के डीजीपी रहे हैं वो प्रकाश सिंह। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट तक के उस केस को लेके गए हैं, पुलिस रिफॉर्म को उन्होंने बड़ी मेहनत की है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सरकार को सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है उस रिपोर्ट को। उसमें लगभग मतलब एक रामबाण की तरह है, वो आपको चलाना है। अब वो पॉलिटिकल बिल जो सरकार दिखा पाएगी वो कर पाएगी। मैं निखिल की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक दो मेरे और सबमिशन है इसमें। प्रकाश सिंह वाली रिपोर्ट में वो सारी चीजें हैं भी। एक तो फिक्स टेन्योर वाली बात हो, दूसरा विजिलेंस की बात हो, तीसरा फैसिलिटीज की बात हो। इतने रिफॉर्म्स चाहिए, मतलब आप गश्ती के लिए जो डीजल का अलाउंस देते हो वो इतना कम है कि उनको खुद से मैनेज करना पड़ता है एसएचओस को। अब खुद से मैनेज होंगे तो आप कहीं से मैनेज करोगे, तो कहीं मोबिलाइज करोगे, तो वो मतलब अंतहीन है। और मुझे लगता है कि पुलिस को सर्विसेज फैसिलिटीज वैसी ही देनी चाहिए जैसी सेना को मिलती है। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। अगर आप करप्शन को दूर करना चाहते हैं तो पहले फैसिलिटीज भी इंश्योर करिए, विजिलेंस रखिए। आप चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, चाहे उनकी रिहाइश की बात हो, पुलिस वाले कहाँ रहते हैं क्या। हालांकि कई पुलिस वाले कहते हैं नहीं, हम एनकरेज करते हैं कि आप सिविलियन आबादी के बीच रहो। फैसिलिटीज की बात हो, फिटनेस को लेकर बहुत सख्ती होनी चाहिए। अगर आप फिट नहीं है तो फिर जैसे आर्मी में लगातार आपके फिटनेस के चीजें होती रहती हैं, आप वहाँ बहुत ज्यादा आपको लोग नहीं मिलेंगे जिनका पेट बहुत निकला हो। कुछ ऑफिसर्स होते हैं लेकिन उनके भी बार बार मेडिकल बोर्ड लगते रहते हैं। बीपीटी निकालनी होती है सौरभ 3 महीने में, आप नहीं पास करते तो आप कॉम्बैट फॉर्मेशन में रह ही नहीं सकते। यही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि वहां तो नहीं, लेकिन पुलिस में आपको ऐसे लोग लगातार दिखते हैं जो आपकी एफिशिएंसी को भी घटाते हैं। मैन पावर की कमी है, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो बहुत सारे मसले हैं जिन पे सुधार की जरूरत है। और प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट कैन बी अ गुड स्टार्ट। अगला सवाल तुषार मधुराम का है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है यूपी में? प्रियंका गांधी कुछ कमाल कर पाएंगी या नहीं? फिलहाल तो बहुत मुश्किल लगता है। वो बयानों के स्तर पर बहुत मोर्चा देने की कोशिश कर रही है बीजेपी को, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं, लेकिन बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत पुअर है कांग्रेस का। और यूपी में वैसे भी फिलहाल चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है। सो आई डोंट थिंक कांग्रेस विल डू वंडर्स। शर्मा जी, हाँ यही नाम है। मेरा प्रश्न सौरभ सर से कि जनता मोदी जी को कोविड में सही से काम नहीं करने के बाद भी क्या वापस चुनेगी? इस सवाल का जवाब जनता दे सकती है, हम नहीं दे सकते। पर मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता के लिए हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़े मुद्दे बने, और इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जिसमें शिक्षक हैं, पत्रकार हैं और लोग हैं, वो इस चीज पे काम करें ताकि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। कोई भी आपका वोट क्लेम कर रहा है तो वो क्लियर रोड मैप बताए, डेडलाइन के साथ बताए, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, और फिर जवाबदेही फिक्स हो। चुनने नहीं चुनने को लेकर के तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जनता को ही डिसाइड करना चाहिए और किसी को से कलर नहीं करना चाहिए, चाहे पत्रकार भी हो। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस चीज पे जरूर कमेंट किया जा सकता है कि उसका इलेक्टोरल रिलेवेंस क्या होगा। और ये चीज मैं पहले भी नेतानगरी में कह चुका हूँ, रिकॉर्ड पे है, जब मैंने एक डिजाइन नोट दिया था उसमें राजनीति है कि अगर हम दोबारा वैसी विभीषिका नहीं देखते हैं जैसी हमने अप्रैल और मई के महीने में देखी है, तो अभी पूरे 3 साल हैं इलेक्शंस में, तो बहुत मुश्किल है कि हमारे देश में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली दिक्कत है, गजनी वाली, वो वहां तक कैरी हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी इलेक्टोरल रिलेवेंस रहेगी इस विभीषिका की, अगर आइंदा कुछ नहीं होता है तो अगर सरकार मतलब देख रही है, सुन रही है, तो अगर वो अभी भी कोर्स करेक्शन करते हैं तो वो पीछे छोड़ देंगे। दूसरी चीज ये है कि फौरी तौर पर तो दिख रहा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतनी मुश्किलों का सामना कर रही है, इतना परेशान है, अपनी स्ट्रेटजी पे रिवर्क कर रही है। प्रणीत प्रसून का सवाल है, आखिरी सवाल है, आगामी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जब लल्लन टॉप की टीम और आप चुनाव को कवर करने जाएंगे, तो उस समय के अपने अनुभव और राजनीतिक विश्लेषण और बाद में परिणामों के राष्ट्रीय स्तर पर महत्व पर कोई किताब लिखने का विचार आपने किया है? विचार तो खूब आता है भैया, लेकिन किताब लिखने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत है, नोट्स लेने की जरूरत है, और मुझे उसका अभाव दिखता है। तो कई किताबें हैं जो जहन में है, लेकिन कई किताबें, कई कहानियां, लेकिन आई एम सॉरी, वो मेरी कमी है कि मैं उनको कागज पे उतार नहीं पा रहा हूँ। चलिए,
अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। निखिल। फुर्सत की सलाह इस बार पन्नी आरम पद्मिनियम, एक तमिल फिल्म है, और मैं बताता हूँ कि मैं उसको क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ। 2014 में आई थी सौरभ, और मैंने पहले उस टाइटल रिपीट कर दीजिए। पन्नी आरम पद्मिनियम, सियाट पद्मिनी गाड़ी आती थी ना, वो वाली। हाँ, वो उसी के बारे में कहा, ये भी है। और 2014 मैंने पहले हिंदी में देखा इसको, मैंने कहा नहीं यार, इसको तमिल में ही देखते हैं सबटाइटल के साथ में, उसमें ज्यादा मजा आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अब तो कार एक मिडिल क्लास सपना है, अब हर कोई अपने घर में रखना चाहता है, और जब कार आती है तब खुश भी बड़े होते हैं। लेकिन एक थोड़ा पहले का टाइम था ना, जब जैसे कस्बे में या गांव में 2-3 गाड़ियां होती थी, या एक आध कोई गाड़ी होती थी, जो सबसे बड़ा परिवार होता था उनके यहाँ पे एक होती थी। तो वैसे ही एक परिवार है जिनके यहाँ किस्मत से एक कार आती है, और लेकिन वो जो जमींदार है उनको कार चलानी आती नहीं है। तो वो बड़ा एक क्यूट मतलब जिसको कहते हैं ना कर्व स्टोरी है, कि वो किस तरह वो बड़ी उम्र में कार चलाना सीखते हैं। और उसको ऐसा नहीं है कि वो उनके घर में खड़ी है तो वो सिर्फ उनको या उनकी वाइफ, वो पूरे गांव की उम्मीद है उस कार में। हर कोई अपने लिए छोटी छोटी चीजें उसमें ढूंढ रहा है। तो देखने लायक फिल्में देखी जा सकती है। और यही इस बार की यही है, क्योंकि मैं भी घर आया हूँ तो मैं भी थोड़ा गाड़ी हाथ साफ कर रहा हूँ, तो मैं देखते देखते वही। और राजेश जोशी की एक कविता भी है, बड़ी उम्र में कार सीखने के बारे में, मुझ पे लागू नहीं है, लेकिन आपको फिल्म देखते हुए आपको याद आएगा। ठीक है। मेरी इस बार ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके जीवन का जो सबसे उत्सव का दिन है वो इसी सप्ताहांत में है। तो मैं उसमें व्यस्त रहूंगा, कि जिसको हम बोलते हैं पैम्पर करना, ठीक है, कितना मैं स्नेह लुटा सकूं। 3 किताबें हैं। एक किताब है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, हिज होलीनेस द दलाई लामा, एडिटेड बाय रेणुका सिंह। पेंगुइन से ये किताब, छोटी सी किताब है, दलाई लामा की कोट्स की किताब है। इसमें से एक कोट मैंने पिछले दिनों उसमें भी डाला था ट्विटर पर, और काफी वायरल हुआ था। और वही कोट मैं देख रहा हूँ, हालांकि उससे मिलते जुलते भी कुछ कोट नजर आ रहे हैं, अगर वो मिल जाता है तो। हाँ, वही सामने खुला है। We must listen to scientists and specialists. Their voices and knowledge are very important. Even religious people should pay attention to scientists instead of just praying. In the ancient Nalanda Buddhist tradition, which we Tibetan follow, everything is investigated and not accepted by faith alone. If through reasoning we find some contradiction, even in Buddha's own words, then we have the right to reject them. हमें निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को सुनना चाहिए। उनकी बात, उनका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक लोगों को भी वैज्ञानिकों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हर वक्त सिर्फ प्रार्थना करने के बजाय। पुराने नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, जिसको हम तिब्बत के लोग फॉलो करते हैं, हर चीज की जांच पड़ताल की जाती है, और सिर्फ भरोसे के बाद बिना पर चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर हमें तर्कों के जरिए ये लगता है कि बुद्ध ने जो कुछ बातें कही हैं वो दुरुस्त नहीं लग रही हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम उनको भी खारिज कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं चाहता हूं कि इसको देश के हर चौराहे पे लिखवा देना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बुक आई रिकमेंड। दूसरी बुक मेरे प्रिय लेखक देवदत्त पटनायक की लेटेस्ट बुक है, रूपा पब्लिकेशन से आई है, मैरिज 100 स्टोरीज अराउंड इंडियाज फेवरेट रिचुअल। शादी के 100 कहानियां हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूं, मैंने पन्ना मोड़ा भी था। वो कहानी हम सबने सुनी है कि शूर्पणखा राम से शादी करना चाहती हैं, राम लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, और फिर जबरदस्ती करती हैं, सीता को मारने ली जाती है तो नाक वाक काट ली जाती है। अब ये कहानी क्या है, इसका शीर्षक है पबुजीज हाफ वेडिंग। इसमें कहा जाता है कि अगले जन्म में शूर्पणखा की इच्छा होती है कि वो लक्ष्मण की पत्नी बने, ठीक है। ईश्वर इसके लिए, जो देवता है, वो राजी हो जाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि लेकिन वो कभी तुम्हारा पति नहीं बनेगा। तुम उसकी पत्नी बनना चाहती हो, ये इच्छा की पूर्ति होगी, पर वो तुम्हारा पति नहीं बनेगा। तो जब ये देवताओं की बात सुनती है शूर्पणखा, तो कहती है कि उस केस में जो रावण का अवतार हो वो लक्ष्मण को मार डाले, ठीक। अब इसके बाद लोक कथा आगे बढ़ती है कि शूर्पणखा बनती है फूलवती, लक्ष्मण बनते हैं पबुजी, और रावण बनते हैं जिंधर्व खिंची।
और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। फूलवती को पता चलता है कि पबूजी के पास बहुत सारे ऊंट हैं जिनको वो लंका से लेके आए हैं। वो पबूजी से शादी का निश्चय करती हैं। पबूजी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, जो अब लक्ष्मण का अवतार है, राजी हो जाते हैं शादी के लिए। लेकिन जब उनकी सप्तपदी चल रही होती है, 7 फेरे चल रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि देवल की गाय चुरा ली है जिंधर्व खिंची ने। देवल कौन है? देवल वो व्यक्ति था जिसने पबूजी को एक चमत्कारी घोड़ा दिया था और ये प्रॉमिस लिया था कि जब भी मेरी गाय पे संकट आएगा तो तुम रक्षा करोगे तुरंत आके। तो अब सप्तपदी के फेरे चल रहे हैं, 2 या 3 फेरे हुए हैं और उसको प्रॉमिस के चलते जाना पड़ता है। और वो जो रावण का अवतार है जिंधर्व खिंची, वो पबूजी को मार देता है। तो शादी हुई भी और नहीं भी हुई। तो इस तरह की कई दिलचस्प कहानियां हैं। और पबूजी के जो बैलेड हैं, लोकगीत, वो अभी भी राजस्थान में गाए जाते हैं। मैंने एक दफा स्पीक मैके के बैनर के तहत इला अरुण एक नाटक लेके आई थी, उसमें रैना साहब भी थे और उसमें पबूजी भोपाल, वो पूरा जो कंसेप्ट होता है स्टोरी टेलिंग का, वो था वहां पे। ये किताब मैं रेकमेंड करूंगा आपको। तीसरी किताब है जिसको यतीन्द्र मिश्र ने एडिट किया है, लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, अख्तरी के नाम से है। इसे हार्पर कॉलेज ने छापा है और इसका जो मूल है हिंदी, वो वाणी प्रकाशन ने छापा है। बेगम अख्तर कमाल की गायिका और उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में अलग अलग लोगों ने लिखा है। और जिन लोगों की भी इस शख्सियत में दिलचस्पी है उनके लिए दिस बुक इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। एक फिल्म है जिसके खूब चर्चे हो रहे थे, तमाम लोगों ने देखने को कहा, हमने फाइनली देख भी ली, जोजी। ये एक मलयालम फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है। आपको, निखिल जी, आपको और आप दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए। बाकी अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। निखिल जी, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है जी। और दर्शकों को ये भी बताएं कि रखवाले कब से शुरू होगा। रखवाले नेक्स्ट वीक से आपको रेगुलर एपिसोड्स मिलने लगेंगे। उसके लिए बात भी शुरू कर ली है हमने और अब वो शिकायत दूर होगी कि मतलब वो बड़ा इरेगुलर रहा है इससे पहले तक के रखवाले, तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक्टिवली। चलिए, ऑन दैट प्रॉमिस लेट्स रैप अप दिस एपिसोड ऑफ नेता नगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।